मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक पोर्शन है। ठीक, तो इस पोर्शन में हम क्या देखने वाले हैं, एक EEDM केवल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी BTU बोर्ड में ये केवल पेपर होता है। इसका क्या नाम है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब वो जो बहुत सारे पर्सन इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये देखा जाए तो थोड़ा सा ऑड टाइप में, जैसे बुक आप परचेज करेंगे ना, बुक परचेज करेंगे तो ये उसमें दिखाएगा ही नहीं। ठीक, बट अपने उत्तर प्रदेश में ये होता है कौन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। जय हो। ठीक है, हाय भाई। ठीक है, तो इसमें देखा जाए जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EEDM बोलते हैं। बहुत सारे कॉलेज में इसका लेक्चर वगैरह कुछ भी नहीं चलता है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे भाई इसमें भी बैक लग जाता है। भाई इसके हल्के में न लीजिएगा कि ये पॉल्यूशन पूछेगा तो ये लिख देंगे, नहीं भाई, हर पॉल्यूशन नहीं पूछता हमेशा। इसमें कुछ तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछता और डीपली अंदर जाके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है सर, सभी तक स्कॉलरशिप नहीं आए तो स्कॉलरशिप हम क्या करें भाई, उसमें स्कॉलरशिप यहाँ एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं भाई अभी। ठीक है, तो जय श्री राम जी। अब बोलिए, देखिए यहाँ पर लिखा है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। अब इसको हम पूरी तरह से क्या करने वाले हैं, ठीक है, एकदम सॉल्व करके एकदम ईजी से ईजी तरीके से देने वाले हैं। देखिए इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं किस टाइप से क्वेश्चन, जैसे हर एक क्वेश्चन में देखा जाए तो तुम्हारे पास हर एक पेपर में तुम्हारे पास क्या होता है, पार्ट ए होता। पार्ट ए में टोटल 7 क्वेश्चन होता, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता। और पार्ट तुम्हारे पास बी होता है तो उसमें कोई 11 क्वेश्चन होता, बट आपको 10 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और पार्ट तुम्हारे पास सी जो होता है उसमें तुम्हारे पास 20 1 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 1 मार्क के होते हैं। इसमें सब करना पड़ता है, ये हर एक पेपर का था। बट इसमें देखा जाए तो तुम्हारे पास ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में देखा जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन रहेगा तो इसमें ABC रहेगा, कोई 2 क्वेश्चन करना रहेगा और 2 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 5 5 दूना 10 नंबर का। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में रहेगा ABC, इसमें से कोई 2 तुम कर सकते हो तो 10 नंबर इसका। फिर ये तुम्हारे पास देखा जाए तो तीसरा यदि क्वेश्चन रहेगा ना तो ABC रहता है तो इसका भी 10 नंबर कोई दे देता है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अभी हम बता देते हैं, पूरा फॉर्मेट बताते हैं। A हो जाएगा, B हो जाएगा, C, उसके बाद आपका 10 नंबर, उसका 5वां नंबर ABC, तब जाके 10 नंबर। तो इस तरह का देखा 10 10 20 10 30 10 40 10 तुम्हारे पास 50 होता। तो ये पूर्णांक टोटल कितना देखा जाए तो आपके सामने ये टोटल पूर्णांक 50 होता है। ठीक, तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता और हर एक पेपर 3 घंटे का होता। बट ये तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर केवल और केवल 2.5 घंटे का होता और इसमें एक भी MCQ वगैरह नहीं होता, सब ऑल टू ऑल थ्योरी आपको लिखना पड़ता है। ठीक, तो इसी टाइप से देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, यानी ए यानी नंबर 1 देगा, 1 2 यानी ABC। अब इसमें से कोई 2 तुम कर सकते हो, B तुम्हारे पास कुछ भी कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता, मतलब ये लॉन्ग में लिखना है। कम से कम आपको इसमें देखिए कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, बट आप थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, 1 पेज एटलीस्ट भरना ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके सामने प्यारा सा रहा पोर्शन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर। अब इसके नीचे की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, जितने लोग हैं इसे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इसके लिए बुक भी बहुत सारे केस में बुक भी नहीं आती है। ठीक है, तो केवल आप 2 साल का, ये 2000 हमारे पास 24 का पेपर है, यानी 24 में कब हुआ था, 30 जून 2024 को ये पेपर हुआ था। ये 2024 का पेपर है और हम 2023 का आपके सामने दिखाएं पेपर। देखिए ये 2023 का पेपर है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कब हुआ था, 15/7/2023। ये तुम्हारे पास किसका, 2023 का पेपर है। तो आप 2 साल का अच्छे तरीके से पेपर सॉल्व कर लेते तो आप चुटकियों में ऐसे ही बजा देंगे इसको। ठीक, अब इसका सलूशन चाहिए, यदि इसका सलूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा। इसकी प्राइस केवल और केवल कितनी रुपये रखी गई, 30 रुपये रखी गई। कितना, 30 रुपीज़ रखी गई इसकी प्राइस। और इसको फुल आप कोर्स, मतलब ऐसे आपको एकदम से इजी वे में दे दिया जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम का पोर्शन है, इसके कल तुम्हारे पास मॉर्निंग में ही इसका क्या कर देगा, हिंदी वर्जन आएगा एकदम अजी से इजी तरीके से। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पर अब ये तुम्हारे पास देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कह रखा है आंसर एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो तुम्हारे पास 1 2 3 दिया गया है, 1 2 3 दिया गया है, किन्हीं 2 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना रहता
है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब समझते हैं नहीं, सब हमको हिंदी वाला चाहिए। तो सुबह आप मॉर्निंग में कांटेक्ट करिएगा तो उसकी भी प्राइस 30 रुपीज़ है। ठीक, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं लेक्चर देख के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इसका इफेक्ट हमारे ह्यूमन हेल्थ पे क्या पड़ता है, इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने डिफॉरेस्टेशन दिया गया। देखिए वर्ड से ही पता चलता, डी और फॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में किसी वन को काट देना ही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। छोटा सा नहीं कि हमारे घर में एक तुम्हारे पास ऐसे एक दो पेड़ है उसको कट कर दिए तो डिफॉरेस्टेशन, ऐसा कुछ भी नहीं। लार्ज अमाउंट जब पेड़ काटा, जैसे मान लो पूरा पूरा जंगल काट दिया। अभी वो जो तुम्हारे पास है जो कॉलेज के बगल में था, क्या नाम है, ठीक है, कॉलेज के बगल में था, ठीक है, वहाँ पर जो काटे थे बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन लड़के दिए थे, तो वो जो किया जा रहा है वो एक्चुअल में डिफॉरेस्टेशन है। ठीक, अब तुम कहोगे सर हम आज एक पेड़ काटे फिर बिहान एक दो पेड़ काटे फिर ऐसे काटे तो ये डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा कि नहीं, नहीं, लार्ज अमाउंट में काट तो रहे हैं तभी डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। तो ये क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए डिफॉरेस्टेशन की। ठीक है, पॉइंट वाइज आप लिखिएगा। लिख रखा तुम्हारे पास यहाँ से, डिफॉरेस्टेशन मीन टू कट ट्री, यानी पेड़ को हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ठीक है, पर पेपर व्हाट्सअप दो सर, नंबर सेंड कर दो सर, इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। देखिए, कट ट्री और क्लियर फॉरेस्ट रीजन ए लार्ज स्केल विच ऑब्टेन द डिग्रेड। ठीक है, लिखा डिग्रेज द लैंड क्वालिटी, मतलब क्या होता है, जब हम किसी पेड़ को एक लार्ज क्वांटिटी में काटते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में, एक लार्ज क्वांटिटी में जब हम काट देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। किसके लिए, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, मतलब वहाँ की जो मिट्टी उट्टी रही वो खराब हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है भाई, डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अब हम आते हैं, डिफॉरेस्टेशन इज ऑलवेज बीन ए ट्रीट, ठीक, आवर ठीक लिखा, थ्रीट टू आवर इन्वायरमेंटल। डिफॉरेस्टेशन हमेशा हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देता, ठेस पहुंचाता है। अब या तो तुम पेड़ काट रहे हो, ठीक है, तुम सोचो किसकी ज़िंदगी ले रहे हो। अब तुम सोचो एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में 10 लोगों को ऑक्सीजन आराम से दे सकता, तुम सोच सकते हो। ठीक है, तो आपसे एक अनुरोध है, आपका देखिए उम्र कितनी साल रहेगी, मान लेते 60 साल रहेगी, तो कोई भी चीज़ आपके घर में, जैसे आपकी शादी हो तो एक प्यारा सा पेड़ लगा दीजिए। ठीक है, या मम्मी का कोई बर्थडे हो तो उस दिन लगा दीजिए, पापा का कोई बर्थडे उस दिन लगा दीजिए। तो बताओ मान लो तुम 10 पेड़ लगा दिए, ठीक, अपने ही जन्मदिन पर लगाइए, मान लेते हैं 10 पेड़ लगाए तो मान लेते एक आध पेड़ ग्रो हो जाए। ठीक है, तभी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। तो वही लिखा, डिफॉरेस्टेशन इज ऑलवेज हैज बी थ्रीट इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को हमेशा ठोस पहुँचाता है यदि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो। डिफॉरेस्टेशन इज अ कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब क्या होता है, मतलब जैसे अब ये समझिए, डिफॉरेस्टेशन कॉजिंग द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, मतलब इकोलॉजी को क्या कर देता, इम्बैलेंस कर देता। अब इकोलॉजी क्या होती है, एक सर्टेन एरिया में क्या होगा, एक तुम्हारे पास पेड़ पौधे हैं, क्या हो तुम्हारे पास पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पर रहने वाले तुम्हारे पास जानवर, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। अब बताओ ये इस पे निर्भर है और पेड़ इस पे निर्भर है, जानवर पे निर्भर है, तो एक दोनों से देखा जाए तो एक दूसरे से निर्भर है। अब पेड़ को यदि काट दोगे तो ऑलरेडी पेड़ गायब होगा, तो ये जानवर भी यहाँ से खत्म हो जाएंगे। तो इसको बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पेड़ पौधे की होती है, यानी फॉरेस्ट की होती है। बट डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ हमारे यहाँ दुनिया से विलुप्त हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे, अभी अपने गांव में देखेंगे बहुत सारा पेड़ रहता था, तो गिलहरी रहती थी, मोर रहते थे, ठीक है, छोटे छोटे और भी जानवर रहते थे, बट अब नहीं है। ठीक, फिर क्या लिख रखा, ग्लोबली डिफॉरेस्टेशन अराउंड 10 मिलियन हेक्टेयर द फॉरेस्ट एवरी। अब तुम सोच सकते हो भाई 10 मिलियन हेक्टेयर हर साल पेड़ काटे जाते हैं। नमस्ते, इतने पेड़ पर डे काटे जाते हैं, आप सोच सकते हो इतने पेड़। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन की इंट्रोडक्शन था। तुम्हारे पास कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्यों लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं गुरुदेव, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, इसकी टेंशन न लीजिए। देखिए डिफॉरेस्टेशन कईयों कारण से हो सकता है। फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ उन्हें खाना चाहिए, तो खाना के लिए हमें बाग वगैरह, पेड़ वगैरह सब चीज़ काटना पड़ेगा। तो बाग वगैरह यानी पेड़ वगैरह सब चीज़ काटेंगे तभी तो हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्रीकल्चर के लिए लोग, यानी एग्रीकल्चर के लिए लोग पेड़ काट रहे हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा, लॉगिंग एंड वुड बेस एक्टिविटी से फ्यूल हो गया। ठीक है, और तुम्हारे पास फर्नीचर होगा। फ्यूल तो अब ना के बराबर लोग करते हैं, बट फर्नीचर के लिए लागे ज़्यादा करते हैं। हम कहेंगे सर
फ्यूल के लिए कैसे करते हैं, फ्यूल के लिए जैसे रूरल एरिया में देखा जाए तो लकड़ी से ही भोजन बनाते हैं, तो वो पेड़ काटते हैं, तो वहाँ पर देखा जाए तो सूखे ऐसे देखे लोग बागी में वो लग्गी लेके जाते हैं, तो वो ऐसे पेड़ काटते हैं जो थोड़ा सा झुराइल टाइप में रहे, या उस डालियाँ को तोड़ते हैं जो झुरा गई हो, वो थोड़ा हरियर पेड़ नहीं काटते भाई, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूल तथा फर्नीचर के लिए हम क्या कर देते हैं, लार्ज अमाउंट में बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, ठीक। लिखा डिस्ट्रीफिकेशन ऑफ लैंड, लैंड को तुम्हें साफ करना है, ठीक है, उसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनियां बैठानी, तो उसके लिए भी लोग साफ कर देते हैं। माइनिंग, माइनिंग मतलब उस बगीचे के नीचे कुछ निकल जाए, सोना चांदी कोयला कुछ भी निकल जाए, तो माइनिंग करने के लिए लोग बड़े बड़े लेवल पे उसे काट देते हैं। तो ये हो सकता है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब समझते हो कि जैसे गांव में हम शहर बसा दें, ठीक है, तो शहर बसाएंगे तो डेवलप सिटी चाहिए, कॉलोनी चाहिए, रोड चाहिए, लाइट चाहिए, सब कुछ व्यवस्था चाहिए, तो बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। अभी अपने जहाँ बगल में रह रहे होंगे, ठीक है, अब तुम इमेजिनेशन करो आपके गाँव के बगल में जो बागी रहती थी पहले, ठीक है, बागी रहती तो बहुत सारे पेड़ रहते हैं, बट अब जब जाते होंगे, ठीक है, अब जाते होंगे या वहाँ रहते होंगे तो देखेंगे बहुत सारे पेड़ गायब हो चुके हैं, तो वही सब खराब कर रहे हैं। अब सोचो हमारे यहाँ गांव पे बगल में बहुत बड़ी बागी थी, हमारे बाबा वो बताते थे कि इतना घनी बागी थी कि एक आदमी अकेले क्या कर देता, उस पार नहीं जा सकता। और इस समय देखा जाए तो एक भी पेड़, एक पेड़ हम जानते हैं महुआ का था, वो भी प्रेजेंट टाइम में काट दिया है कि है, ठीक। अब तुम सोचो उतनी बड़ी बागी में केवल एक पेड़ है, अब कईयों 100 बीघा में वो बागी थी, ठीक है। तो ये काज हो जाएगा कॉज ऑफ फॉरेस्ट, यानी तुम्हारे पास डिफॉरेस्ट, इस एक्टिविटी से लोग पेड़ काट रहे हैं। अब फॉरेस्ट का तुम्हारे पास इफेक्ट क्या पड़ता है, अब बताओ डिफॉरेस्टेशन यदि करेंगे तो क्या, यदि पेड़ काटोगे तो क्या नुकसान हमारे लिए होगा, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा। लॉस ऑफ स्पीसीज मतलब बहुत सारे स्पीसीज क्या हो जाएगा, दुनिया से विलुप्त हो जा रहे हैं और हो भी रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले देखेंगे बाघ उग रहती थी, तोता दिखते थे, मैना दिखते थे, कोयल दिखती थी, कौवा, सब कुछ चिड़ियाएँ दिखती थी, बट अब कब कुछ भी सही से दिख ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सूटेबल, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, तो इससे दिक्कतें हो रही हैं। तो लॉस ऑफ स्पीसीज हो जा रहे हैं जो दुनिया से धीरे धीरे खत्म हो जा रही हैं, ठीक। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, सॉइल इरोजन मतलब वहाँ की मिट्टियाँ धीरे धीरे हट रही हैं, खराब हो रही हैं, उसको सॉइल इरोजन मतलब समझते हो कि ना, सॉइल इरोजन एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ भी मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह क्या कर देती है, मूव कर देती है, चाहे पानी के थ्रू जाए, चाहे हवा के थ्रू जाए, चाहे आदमी के थ्रू जाए, किसी के थ्रू जाए, तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो वो भी सॉइल इरोजन धीरे धीरे अपने यहाँ से बढ़ रहा है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, अपने एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट में क्या लिखा, इफेक्ट वाटर साइकिल, वाटर साइकिल अपनी यहाँ क्या हो रही है, इफेक्ट हो। कहेंगे ये वाटर साइकिल गुरुदेव क्या होती, देखिए पहले होता था प्रॉपर बारिश होती थी, अब इस समय देखा जाए वो तो कहीं मई जून में जल्दी बारिश नहीं होती, कहीं एक आध महीने पे एक आध बार हो गई, 10-15 दिन पे तो हो गई, बट हर दूसरिया मार के चले जा रहे हैं। अब जब जरूरत होगी धान उन गाड़ने के लिए तो परियाँ नहीं बरसेंगे, तो वाटर साइकिल क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो चुकी है। जब समय पानी चाहिए तो बरसेगी नहीं, तो इससे दिक्कतें हो सकती हैं। क्वालिटी, लाइफ क्वालिटी तुम्हारे पास क्या होती है, लाइफ क्वालिटी गुरुदेव क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। यानी हमारी जो क्वालिटी हो गई लाइफ की, वो धीरे धीरे बर्बाद हो जा रही है, ठीक है। पहले ज़माना के लोग गांव में रहते थे, लंबे समय तक जीते थे, खान पान उनका देसी था, इस सबसे काम करते थे। इफेक्ट फॉरेस्ट लाइफ मतलब जो फॉरेस्ट लाइफ वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है, खराब हो जा रही है। एक्सटिंक्ट विंड रेयर एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जो जानवर कहाँ पर, फॉरेस्ट में रहते थे, धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। अभी न्यूज़ पे डालेंगे तो देखेंगे तुम्हारे पास अभी गोरखपुर में है, ठीक है, गोरखपुर में कौन कौन संक्रमित हुआ कोई चिड़ियाघर में, ठीक है, जिस एरिया में रह रहे होंगे तो बताएंगे, उस संक्रमित फैला तो बहुत सारे जानवर वहाँ पर मर जा रहे हैं। तो बताओ धीरे धीरे वो सब विलुप्त हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन का काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे गुरुदेव क्या पूछा, इनके बारे में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे पहले देखिए क्या होगा, डिस्कस कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कौन कॉजेज करता है और इफेक्ट क्या होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको पूरा डिटेल में तुम्हें बताना पड़ेगा। देखिए इसमें पॉइंट तो कम होता बट लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले लिखा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो उसके पहले यानी करने से पहले आप थोड़ा सा एक डायग्राम, हमारा प्यारा सा डायग्राम समझिए तो आप बहुत मज़े से कर पाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक प्यारा सा
अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्यारा सा अर्थ हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ में सब चीज़ तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर मेंटेन वे में चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे इस अर्थ पे कौन कौन सी गैसेस रहती है, जैसे सुने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेथेन रहती है। क्या होगा, मेथेन गैस सुने होंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होंगे, CFC सुने होंगे। उसके बाद तुम्हारे पास क्या सुने होंगे, हम नाइट्रस ऑक्साइड सुने होंगे। क्या सुने होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब तुम्हारे पास गैस ऑलरेडी इसमें पाई जाती हैं। ठीक, अरसीन पठान क्यों डिलीट कर रहे हैं भाई, डिलीट नहीं किया जाता है वैसे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। तो ये गैस है यहाँ पर होती, तो होता क्या, ये पृथ्वी हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्यारा सा सन हो जाएगा जो पूरी पृथ्वी को रोशनी देता है। यहाँ से रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन आ रही है, यहाँ से रेडिएशन आ रही है। अब बताओ, रेडिएशन आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर बट पृथ्वी से जा नहीं रही है। रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पृथ्वी से नहीं जा रही है। जब पृथ्वी से नहीं जाएगी तो हमारे पास ये धरती धीरे धीरे इस एरिया में क्या हो जाएगी, हमारे पास गर्म हो जाएगी, यानी हॉटेस्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। तो समझिए कि कुछ नहीं। तो ये जो गैसेस होती, तो बताओ, एक तुम्हारे पास देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इसी जो इफेक्ट पड़ता है उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, लिख रखा ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच, लिखा रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। मतलब सिंपल सा क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा रेडिएशन तुम्हारे पास सन से जो निकलती है वो धरती में देखिए एब्जॉर्ब हो रही है। देखिए एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ ही अमाउंट में रिफ्लेक्ट होती है बट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। तो कुछ ही अमाउंट में जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो तुम्हारे पास ग्रीन हाउस गैस आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक, देखिए ये तुम्हारे पास दोबारा वापस नहीं जा पा रही हैं, पृथ्वी में ट्रैप हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। दिस इंसुलेटर, ठीक है, द इंसुलेट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द फ्रीजिंग। मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रिवेंटिंग हो रहा है। ठीक है, प्रिवेंटिंग हो रहा है, जिससे काम हो रहा है। प्रिवेंट मतलब इकट्ठा हो रहा है, जिससे अब बताओ ये रेडिएशन जब धीरे धीरे इकट्ठा होगी तब एक तरह का देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग करेगी, हमारी पृथ्वी को क्या कर देगी, बहुत ज़्यादा हीट कर देगी, जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। पहले गांव में सुने होंगे कि यार ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, पेड़ ओड़ के नीचे लोग रह के अपना काम कर लेते थे, बट अब देखो कुछ समय के आएगा बिना AC का कोई रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है। ठीक, तो ये से क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस गैसेस मान लेते, तुमसे पूछ दे तो क्या बताएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस कितनी हैं। तो इसमें कईयों गैस है बट हमने मेनली यहाँ पर लिखा ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, CFC जिसे बोला जाता है, मेथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है। नाइट्रस ऑक्साइड में तुम्हारे पास ऐसे यक्स लिखा रहता है, मतलब यहाँ पर 2 और 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हो गई हैं। कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस मतलब क्या कारण है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्या क्या कॉज करता है। सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मतलब धरती पे तुम फॉसिल फ्यूल जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, लकड़ी हो गया, सब जलाएंगे तो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ट्रैप होगा। तो ये लिखा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी क्या हो सकती है, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब बहुत सारा पेड़ काट देंगे तो उसके कारण से भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है फार्मिंग तथा फर्टिलाइजेशन। फार्मिंग मतलब क्या करेंगे, खेती करेंगे तो उसमें जो फर्टिलाइजर खादों का प्रयोग करेंगे तो उसके कारण से भी ग्रीन हाउस यानी इफेक्टेड हो सकता है। इंडस्ट्रीज वेस्टेज, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी क्या हो गया इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं, ये यार देखो, ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बैठी हुई हैं, ठीक है, वो सब वेस्टेज निकाल रही हैं। बताओ धुआं निकालेगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे ट्रैप होगा, तो उससे भी हो सकता है। इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, मतलब यदि ग्रीन हाउस गैस रहेगी तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, इसको देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लेशियर पिघलेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब तो सोच सकते हैं इस समय टेम्परेचर कितना है, बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। अब की साल ठीक है बहुत कम गर्मी पड़ी है, अभी वो पड़ेगी भाई, जून आएगा तो हल्का मचा देगा एकदम से, शरीर उरी फर जाएगी, इतना मोहरी हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, क्लाइमेट चेंजेज हो जाएंगे इसी कारण से। और तुम्हारे पास इकोसिस्टम तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे जिससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास के लिखा हेल्थ इम्पैक्ट। हेल्थ इम्पैक्ट मतलब हमारे हेल्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस की कमी हो जाएगी, हृदय प्रॉब्लम हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही क्या होती है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है जिससे हमें दिक्कत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है,
तो ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से। अब तुम्हारे पास क्या लिखा, हेल्थ। उसके बाद तुम कैसे यानी प्रिवेंशन कर सकते हो, यानी ग्रीन हाउस गैस को कैसे तुम रोक सकते हो। पहला स्टेप है एफॉरेस्टेशन, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में तुम क्या कर दोगे भैया, पेड़ लगा दोगे। पेड़ लगाने से होगा। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या होगा, जो तुम्हारे पास चाहे इंडस्ट्रीज से, चाहे घर से, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों से, चाहे हॉस्पिटल से कुछ भी वेस्टेज निकला तो उसको बिना मैनेजमेंट किए आप यानी फेंकना, जलाना। नदियों में नहीं फेंकना, नदियों में फेंकेंगे तो वाटर पॉल्यूशन, जलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन, तो ये सब दिक्कतें होंगी। पब्लिक अवेयरनेस, मतलब लोगों को क्या करेंगे, अवेयरनेस करेंगे। देखिए ये सब चीज़ करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक अवेयर लोगों को नहीं करेंगे। मानते पेड़ लगाएं, अब गाँव के किनारे देखेंगे सरकार पेड़ लगाती है, सरकार भी वैसा पेड़ लगाएगी जो कोई खाने योग्य नहीं रहेगा, तो उसे गाँव वाले लोग उखाड़ उखाड़ के फेंक देंगे, है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा खाने वाला जैसे लगाइए, ठीक है, सरकार से ही नहीं बचेगा तो क्या लगाइए। ठीक है, तो पब्लिक को अवेयर करेंगे यानी एजुकेट करेंगे तो काम हो जाएगा। ऐसा चीज़ यूज करेंगे तो RRR पे काम करता है, रीयूज, रिड्यूज तथा रिसाइकल वाले यूज होना चाहिए। ठीक, फॉलो। और रिड्यूज मोटर व्हीकल, जितने भी तुम्हारे पास मोटर व्हीकल हैं उसको कम से कम चलाना चाहिए। ठीक, जिससे तुम्हारे पास दिक्कतें नहीं होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे किन के बारे में, हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बाबू, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है तुम्हारे पास डिस्कस वन मेथड ऑफ इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एंड रीयूज ऑफ द वाटर प्लांट के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, ओनली फॉर 1 मिनट में हम बहुत पानी पीकर आ रहे हैं। ठीक है, इस समय थोड़ा तगड़ा सूख रहा है। EVS का नोट चाहिए, यही तो है भाई, इसको पढ़िए यार। ठीक है, इस समय भाई थोड़ा सा पानी उनी मिल जाए ठंडा तो समझ लो दिल गार्डन गार्डन हो जाता भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था हमसे, इस पे आते हैं। अब इस पहले क्वेश्चन को समझिए आप अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम लिखने के तो लिख देंगे। क्या दिया है, इन्फ्लुएंट ट्रीट प्लांट, ठीक है, वाटर, मतलब ऐसा कोई आपको सिस्टम बैठाना पड़ेगा जो हमारे खराब पानियाँ निकल रही हैं, जैसे नालियों से निकल रही हैं, इंडस्ट्री से निकल रही हैं, कंपनी से निकल रही हैं, फैक्ट्री से निकल रही हैं, तो बिना ट्रीट किए आप वाटर को यदि हम किस में डालेंगे बाबू, वाटर बॉडी में, मतलब नदियों में डालेंगे तो खराब होगा। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप होता है जिसे हम ट्रीट करके तभी नदियों में डालते हैं। ये सब कंपनियां करती हैं बट कोई करता नहीं है। सरकार को पैसा देगा बस मेंटेन हो जाएगा, नदियां खराब हो उससे लेना नहीं है। ठीक है, और उसको रीयूज करके कैसे, यानी देखो लिखा रीयूज आप ट्रीट वाटर, मतलब तुम जो ट्रीटेड वाटर है तो कहाँ तुम रीयूज कर सकते हो जैसे, तो वो भी तुम्हें पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे होता क्या होता यहाँ पर पूरा डिटेल में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने हेडिंग प्यारा सा डालेंगे, इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट। ठीक है, देखिए प्लांट वाटर, प्लांट वाटर मतलब पेड़ का पानी नहीं, प्लांट मतलब ऐसा सिस्टम बैठाया जाता, मशीन बैठाई जाती है जो पानी को ट्रीट करती है। जैसे होता क्या है, एक फंक्शन हम आपको बताते हैं। देखिए ये मान लेते हैं आप छोटे से या सिटी, किसी सिटी में रह रहे होंगे, तो देखिए मान लेते हैं ये मेन रोड है, इधर सिटी बहुत सारी बैठी हुई, यहाँ पतली पतली नालियाँ आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, और ये नाले से जा रहा है किसी न किसी नदी में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ये सब कुछ पूरे शहर का पानी आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो ये बड़ी जो नाली जा रही है तो नदियों में छोड़ेगी, क्या होगी, रिवर में छोड़ेगी, या बड़ी से छोटा सा होगा यहाँ से कुछ न कुछ छोड़ेगी, यस सर छोड़ेगी ही छोड़ेगी। अब ये जो यहाँ से जो छोड़ेगी पानी, तो बिना ट्रीट किए आप नदियों में छोड़ेंगे तो नदियों का पानी तो खराब हो जाएगा। तो वही एक सिस्टम होता है कि पानी को कैसे ट्रीट किया जाता है।
ठीक, तो इसी को पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सा जगह क्या कर देते हैं, ट्रीट करके इसे पीने योग्य बना देते हैं भाई। तो क्या लिख रखा है, एन इन्फ्लू यानी लिखा है एन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज ए यानी फैसिलिटिंग डिजाइन टू ट्रीट इंडस्ट्रीज तथा डोमेस्टिक वेस्टेज वाटर, मतलब जो इंडस्ट्रीज से निकले, चाहे हमारे पास घर से निकले, या तुम्हारे पास टू रिमूव कंटामिनेटेड मेकिंग टू सेफ फॉर द डिस्चार्ज इनटू द इन्वायरमेंटल और फॉर अ रीयूज। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिवर भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास पावर यानी जो तुम्हारे पास क्या होता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट वाटर प्लांट एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बहुत सारी तुम्हारी डिजाइन की जाती है कि जो इंडस्ट्रियल वाटर निकले वो, घर से पानी जो निकले वो, देखो टू रिमूव कंटामिनेशन मतलब उसमें जो गंदगी है उसको रिमूव करना और उसे क्या बनाना, सेफ बनाना, तभी हमें इन्वायरमेंटल में उसे छोड़ना की जो प्रक्रिया होती है उसी को इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट वाटर प्लांट बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है इन्फ्लुएंट, ठीक है, इफ्लुएंट टिपिकली यानी इन्फ्लुएंट टिपिकली कंटेन द पॉल्यूटेंट लाइक, अब मतलब जो तुम्हारे पास प्रदूषित पानी होता है उसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, जैसे लाइक ऑर्गेनिक मैटर, केमिकल हो सकता है, हैवी मेटल हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, विच कैन हार्म इकोसिस्टम, ये देखा जाए तो हार्म इकोसिस्टम बनाते हैं, और ह्यूमन हेल्थ इफ अनट्रीटेड, मतलब क्या कर देते हैं, देखिए जैसे कंपनियों से पानी निकल रहा है, जैसे आपके घर से ही टॉयलेट वगैरह पानी निकल रहा है, अब बताओ बिना ट्रीट किए अब नदियों में सीधे जोड़ेंगे तो इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा, ह्यूमन हेल्थ को भी क्या करेगा, बहुत तगड़ा इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले देखा जाए तो कुएं को लोग पानी, नदियों का पानी लोग पी लेते थे, बट हम ही दूषित कर रहे हैं, टॉयलेट करके क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टंकिया को पानी उसी में नाली में डाल रहे हैं, नाली नदियों में जा रहा है और खराब हो रहा है। जैसे आपके गाँव में अगल बगल देखे होंगे ना, जो नदियाँ रहती थी पहले उसी में लोग नहाते थे, भैंस नहाते थे, हम सब लोग भी छोटे छोटे जब रहते तो भैंस जाते थे लेकर, ठीक है, तो वहाँ पर हम नदियों में खूब नहाते थे, मतलब घर पे गर्मी में तो बहुत रियर नहाते थे, तो अब इतना साफ था तो नहा लेते थे, बट अब कोई नहाता नहीं है, ठीक है। क्या लिखे, हिंदी वाले नहीं आपके पास, हिंदी सर ठीक वाले नोट पढ़ाइए हैं, मतलब देखिए सारा पढ़ाया जाएगा, उसकी चिंता न करिए भाई, अपना कर्तव्य है, ठीक है, सब काम करने का, ठीक है, जिसको जैसे समझ में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लेते हैं हमें आम अच्छा न लगे कर देंगे आम का पूरा बागी उड़वा दो, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से पर्पज ऑफ, ठीक है, पर्पज ऑफ ईटीपी। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका एक्चुअल पर्पज क्या होता है, सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, पानी में से क्या कर देना, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना, मतलब पानी को शुद्ध करना, तो रिमूव टॉक्सिक यानी टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द, ठीक है, फ्रॉम द वाटर से क्या कर देते हैं, जो रिमूव होता है टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव कराया जाता है, ठीक, रिमूव कराया जाता है, इसीलिए ईटीपी की किया जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा प्रोटेक्ट वाटर बॉडी फ्रॉम द कंटामिनेशन, मतलब जो वाटर बॉडी जैसे नदियाँ हो गई, छोटी छोटी नदियाँ हो गई, ठीक है, तालाब हो गया, वो कंटामिनेट यानी खराब न हो, इसीलिए पानी को ट्रीटमेंट किया जाता है। इनेबल सेफ रिसो यानी लिखा रीयूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर, मतलब जो तुम्हारे पास रीयूज किया जाता है, रीयूज क्या होगा, जैसे आप किचन में प्रयोग कर रहे हैं कोई पानी, हाथ धोने में प्रयोग कर रहे हैं पानी, ये सब पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा होना चाहिए, ठीक, कहीं ना कहीं इकट्ठा होना चाहिए और ऐसी टंकी में डालना चाहिए जब आप टॉयलेट करने जाएं, तो जो टॉयलेट को फ्लश कर रहे हैं यानी पानी डाला है एक आध बाल्टी उसे फ्लश करने के लिए, तो वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, वो गंदा रहेगा तभी चलेगा। तो ये लिखा इनेबल सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, मतलब आप क्या कर सकते हैं, यूज आराम से कर सकते हैं, फर्श धोने में कर सकते हैं, पेड़ में डालने के लिए कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ट्रीटेड रहेगा तब पेड़ में डालने तो खराब हो जाएगा, ठीक। ये होगा यहाँ से प्रोसेस ऑफ, ठीक है, प्रोसेस ऑफ तुम्हारे पास क्या होता है, ईटीपी यानी इसका प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, इसमें कई प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटेड होता है, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, ये दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद तुम्हारे पास टर्सरी यानी एडवांस, इसे हम क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, यानी स्लज ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो ये तुम्हारे पास 4 स्टेप में पानी को अच्छे तरीके से साफ सफाई किया जाता है, ठीक। अब होता क्या, पहला यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो बड़े बड़े बाटल हो गए हैं, ठीक है, रबर का हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक की चीज़ों को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ही लिख रखा है, देखिए सबसे पहले रबर यानी प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया यानी ऑयल ग्रीस हो गया, इन सबको रिमूव कर दिया जाता है। इसमें सेडिमेंटेशन तथा कोगुलेशन किया जाता है। सेडिमेंटेशन मतलब पानी को थोड़ी देर रोका जाता है, जो कण वगैरह होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और जो तुम्हारे पास बड़े पार्टिकल जो तैरने योग्य होते हैं ऊपर हो जाए, तैर के नीचे निकाल देते हैं, नीचे से सेडिमेंटेशन जो नीचे बैठा हुआ उसको भी हटा देते हैं।
सेकेंड में तुम्हारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जैसे तुम्हारे पास गैसेस हो गए, माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया, इन सबको हम क्या कर देते हैं, हटाते हैं। ठीक, फिर तुम्हारे पास लिखा है एडवांस यानी टर्सरी में देखा जाए तो तुम्हारे पास लिख रखा है फिल्ट्रेशन किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, न्यूट्रिएंट को रिमूव करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये नेक्स्ट में तुम्हारे पास सलज ट्रीटमेंट। सलज ट्रीटमेंट क्या होता है गुरुदेव, इसमें होता क्या है, एकदम अच्छे तरीके से ट्रीट करके ये लास्ट स्टेप होता है, इसको हम नदियों में डालते हैं। तो ये 4 स्टेप में, ये नहीं सब याद नहीं रहेगा तो कोई स्टेप नहीं लिखना, सिंपल सा लिखना। प्राइमरी स्टेट में बोल देंगे जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको हटाया जाता है, फिर छोटे पार्टिकल को फिर फिल्ट्रेशन करके तब जाके हमें नदियों में डाला जाता है। तो ये 4 स्टेप में होता जो अच्छे तरीके से साफ करके पानी को डाला जाता है। ठीक, ये हो गया। अब तुम्हारे पास लिखा है, यहाँ पर आते हैं रीयूज ऑफ द ट्रीटेड वाटर, मतलब जो पानी आप ट्रीट कर दें उसको दोबारा कहाँ यूज कर सकते हैं रीयूज में। सबसे पहले लिखा ट्रीटेड वाटर फ्रॉम द ईटीपी, मतलब उस ईटीपी से जो आप ट्रीटेड वाटर किए कैन बी रीयूज फॉर वेरियस पर्पज, अलग अलग वेरियस पर्पज के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, मतलब जो तुम्हारे पास वाटर वेस्टेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी लिखा है रिसर्विंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, मतलब जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है तो उसमें दोबारा कर सकते हैं। जैसे मछली जिलाने में आप कर सकते हैं, ठीक है, कहीं खेत सिंचाई में कर सकते हैं, बांध बना के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक ठीक है, तो इन सब चीज़ के बारे में हो गया है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट में तुम्हारे पास क्या लिखा है, इसी पे यार सब करते हैं। ठीक, तो ये सब तुम्हारे पास हो जाएगा आराम से। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं मेथड ऑफ, ठीक है, इस सब को हटाओ यार। ठीक है, इतना सारा जब पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा तभी उसी पे सब लोग आना स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनमें बारे में। अब देखिए लिखा है यानी सूटेबिलिटी, मतलब सूटेबिलिटी टू ट्रीट वाटर फॉर द रीयूज्ड, यानी रीयूज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ ट्रीटमेंट इट्स क्वालिटी। मतलब होता क्या है, जैसे स्टेबल यानी सूटेबल, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल पानी हो ट्रीट करके हम क्या कर सकते हैं, इसे पीने योग्य बनाना हो तो बना लीजिए। क्योंकि अब तगड़ा तगड़ा देखेंगे फिल्टर आता, मार्केट में देखें खरीदने जाएंगे ना तो इतने तगड़ा फिल्टर होते हैं, तुम नाली से पानी लेके आओगे तभी फिल्टर करके पीने योग्य बना देंगे। ठीक, अब तुम सोच सकते हो इतना भयानक फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं रीयूज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ ट्रीटमेंट। देखो लिख रखा साफ साफ, रीयूज डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब किस लेवल से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यदि अच्छे लेवल से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे पीने योग्य बना सकते हैं। इट्स क्वालिटी, अब कहेगा वाटर की क्वालिटी किस पे निर्भर करता, डिपेंड करता कि किस यानी किस क्वालिटी का आप क्या कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इनके बारे में। फिर तुम्हारे पास लिखा है मेथड इन एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट वाटर यूज। अब इसमें कौन कौन सा मेथड हो सकता है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। पहला तुम्हारे पास इंडस्ट्रियल रीयूज, मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि पानियों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, पानियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो ट्रीट करके फिर उसी पानी को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में तो आप प्रयोग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो फैक्ट्रियों से निकल रहा है, कंपनियों से निकल रहा है, वही सब करते हैं। अभी हमारे यहाँ जहाँ रहते हैं हम, शहर की पूरी पानी एक एरिया में से जाता तो वहाँ किसान लोग हैं उसे से खेत सींचते हैं बिना ट्रीट किए। ठीक है अब सोच सकते हो भाई कितना गंदगी उसमें रहेगी। ठीक है, म्युनिसिपल तुम्हारे पास लिखा अर्बन रीयूजन, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो होते हैं उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। कहीं तुम्हारे पास फॉरेस्टेशन लगाए हों तो वहाँ पर रिमूव पानी कर देते हैं, काट के कर देते हैं। ठीक, तो वो सब कर देते हैं लोग, खेती उती में भी प्रयोग किया जाता है नाली का पानी। इन्वायरमेंटल रीयूज, मतलब क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, मेंटेन करने के लिए दोबारा पेड़ पौधे और इन सब चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। देखेंगे शहर का पानी क्या कर दे, ट्रीट करके मछलियों में डाल देते हैं, मछलियाँ क्या कर रही हैं, उसे खा रही हैं, स्वस्थ हो रही हैं, खा रहे हैं उसको भी। इनडायरेक्ट पोर्टेबल वाटर, देखो इनडायरेक्ट पोर्टेबल वाटर बना सकते हैं यदि सही से ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रीटेड वाटर का यूज कर सकते हैं। अब ट्रीटेड वाटर का एक्चुअल में फ़ायदा क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, बेनिफिट ऑफ ट्रीटेड वाटर यूज, यानी इसका फ़ायदा क्या है लिखा। पहले तुम्हारे पास कंजर्व लिखा है, कंसर्व
फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे टॉयलेट में यूज कर सकते हैं और सिंचाई में यूज कर सकते हैं। यदि तुम्हारे पास पानी थोड़ा सा स्वच्छ है तो टॉयलेट में, क्योंकि टॉयलेट में ऐसे थोड़ी ना नहाना है, केवल फ्लश ही तो करना है, ठीक है। तो उसके लिए डबल टंकी बनवाइए। डबल टंकी, जो खराब पानी घर का आपका निकले उस जगह इकट्ठा कर, जैसे नहाने का पानी हो गया, कपड़ा धोने का पानी हो गया, हाथ धोने का पानी हो गया, किचन का पानी हो गया, इस सबको एक जगह इकट्ठा करिए, फिर उसे टॉयलेट में प्रयोग कर लीजिए, ठीक। तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। बट अपने यहाँ देखा जाए तो तुम्हारे पास फ्रेश वाटर ही उपयोग किया जाता है, ठीक। ये हो गया, सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है तुम्हारे पास रिड्यूस द वैल्यू ऑफ यानी वेस्ट मैटर, यानी क्या लिखा है, वेस्ट वाटर, जो तुम्हारे पास क्या होता है, वेस्टेज वाटर होते हैं, डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी। सबसे पहले क्या कर देना, जो भी तुम्हारे पास वेस्टेज वाटर है, खराब वाटर, उसको हमें कि वाटर बॉडी मतलब नदियों में, तालाबों में, अन्य चीज़ों में नहीं छोड़ना बिना ट्रीट किए, उसे कम करना है। सपोर्ट सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, लोगों को सपोर्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास सूटेबल से सूटेबल, ठीक है, सूटेबल से सूटेबल क्या हो सके बाबू, सूटेबल से सूटेबल क्या हो सके, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सुविधा, ट्रीटमेंट सुविधा हो सके। तो ये सब सुविधाएं रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा आराम से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा भाई, देखिए सबसे पहले क्या लिख रखा, डिस्कस वन एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे हम कई बता देंगे, पहले समझते हैं एयर पॉल्यूशन क्या होता है, काज ऑफ एयर पॉल्यूशन होता है, इफेक्ट क्या होता है, कोई एक इक्विपमेंट का नाम बताना है जो एयर पॉल्यूशन को फिल्टर करता है। जैसे पहले देखा जाए तो आपकी गाड़ियों के पीछे लगा होता है, देखेंगे जो एयर को फिल्टर करता है, एक्चुअल में धुआं को फिल्टर करता है। जैसे आपका सिलेंसर, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप पे देखेंगे कि इक्विपमेंट लगवा देते थे जो यहाँ पर धुआं निकला, सब धुआं को पकड़ लेता था, फ्रेश वाटर को यहाँ, सॉरी फ्रेश हवा को ही बाहर निकलने देता था। अब इस इक्विपमेंट को थोड़ा सा बाहर बाद में निकाल के इसमें जो काला पदार्थ है तो उसे हम क्या, पेंट बनाने में और जूते का पॉलिश बनाने में, इन सब चीज़ में उपयोग कर लिया जाता था, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो रहा है यहाँ से, तो वही चीज़ें यहाँ बोली गई है। तो तुम्हारे पास क्या बोली गई है, गिव डिटेल, ये चला कहाँ चला गया जी, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, तो उसका नाम बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल सा देखिए, हम आपको एक रामबाण डिफिनेशन बताते हैं। जितने लोग हैं केवल 1 मिनट आप यहाँ बैठे रहिए, हम एक रामबाण तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं, ठीक है, डिफिनेशन बता रहे हैं। कोई भी पॉल्यूशन पूछे आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हम देखिए जो सबसे पहले लिखते हैं, लिखेंगे एनी, ठीक है, एनी अनडिजायरेबल, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन, ठीक है, चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है, कॉज, ठीक है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंटल कॉजेज, ठीक है, कॉजेज डिजीज ऑफ, ठीक है, यहाँ पर देखना डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या लिखना बाबू, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको लिखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पढ़ते जाइए इसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या लिखें, कॉजेज डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज पॉल्यूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, पॉल्यूशन हो जाएगा। इसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर अपनी कॉपी के सबसे टॉप पे लिख दीजिए। क्यों, अब देखिए कहेगा भैया अब बताइए पॉल्यूशन की डिफिनेशन, सेम टू सेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, नोन एज, अब यहाँ से डैश 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 लिखेगा। अब बताइए, मान लेते तुमसे कहेगा भाई एयर पॉल्यूशन बताए, तो क्या लिखेंगे, एयर पॉल्यूशन यदि तुमसे पूछे तो क्या लिखेंगे, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंट की जगह आप क्या लिख देंगे, मेंट है जी, इन्वायरमेंट की जगह क्या लिख देंगे, एयर, ठीक, एयर लिख देंगे, इज नोन एज एयर पॉल्यूशन। वाटर कहेगा तो वाटर लिख देंगे, वाटर पॉल्यूशन, ठीक। अब कुछ समझे कि नहीं, दोबारा हम बताते हैं, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंटल कॉज डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पॉल्यूशन बोलता है। यदि एयर में इन्वायरमेंटल की जगह एयर कर दोगे तो एयर पॉल्यूशन, यदि वाटर कर देंगे तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल कर देंगे तो सॉइल पॉल्यूशन। अब बताइए ये मजा आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना,
ठीक है, मज़ा आया कि नहीं ये डिफिनेशन समझ के। केवल आपको यहीं पर चेंज करना पड़ेगा, यहीं पर आप चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम गूंज देते हैं, यहीं पर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोबारा हम पढ़ देते हैं एक बार, क्योंकि ये देखा जाए तो हर एक चीज़ में लगा सकते हैं। यदि कहेगा एयर पॉल्यूशन, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एयर कॉजेज डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नोन एज एयर पॉल्यूशन। यदि वाटर पॉल्यूशन कहेगा तो एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर कॉजेज, ठीक है, कॉजेज डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एयर पॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी वाटर पॉल्यूशन। सॉइल कहेगा तो सॉइल पॉल्यूशन, साउंड कहेगा तो साउंड पॉल्यूशन। अब यदि कम आया होगा ये आप डिफिनेशन ये समझ में आया होगा, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल है बाबू, यूनिवर्सल है भैया, ठीक है। आया होगा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए यस और नो, ठीक है, हाँ या ना में जवाब दीजिए भाई, तो आगे चलते हैं, ठीक है। तुरंत लिखिए भाई, भावना से लिखिए, ये आप कॉपी पे तुरंत लिख दीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट के रख लीजिए, अपनी कॉपी के सबसे टॉप पे लिख दीजिएगा, क्योंकि सोशल फार्मेसी में भी ऐसे पॉल्यूशन कोई भी पूछ सकता है। यहाँ से भी आप सोशल फार्मेसी है ही नहीं भाई, तो माफ़ करना भाई, ठीक है, तो पूछ सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना प्लीज भरिए भाई, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ आप लिखिए, ठीक। अब क्या लिख रखा, पॉल्यूशन इज ए कंटामिनेशन ऑफ द इनडोर तथा आउटडोर इन्वायरमेंटल, मतलब हमारे घर के अंदर भी हवा खराब हो रही है, हवा के घर के बाहर भी हवा खराब हो रही है, ठीक। एनी केमिकल फिजिकल बायोलॉजिकल एजेंट डैट मॉडिफाई द नेचुरल यानी नेचुरल कैरेक्टर ऑफ एटमॉस्फियर, मतलब हमारा जो एटमॉस्फियर का तुम्हारे पास चीज़ें हैं वो चाहे केमिकली बदल रहा है, चाहे वो फिजिकली बदल रहा है, चाहे वो बायोलॉजिकली बदल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को धीरे 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 बदल रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एयर पॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एटमॉस्फियर है, एटीएम मतलब एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर में जो भी तुम्हारे पास एयर है उसकी क्वालिटी को धीरे धीरे खराब कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास रहा किसके बारे में, एयर पॉल्यूशन के बारे में। अब एयर पॉल्यूशन करते कौन कौन है, तो यहाँ पर लिख रखा तुम्हारे पास इंडस्ट्रियल इमिशन, मतलब इंडस्ट्रियल इमिशन मतलब जो बहुत बड़े बड़े धुएं निकलते कंपनियाँ से, वो पहली बात खराब कर रहे हैं। दूसरा व्हीकल एग्जॉस्ट, मतलब जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बस हो गई, कार हो गया, ट्रक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाली नहीं, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब चीज़ देखा जाए तो तुम्हारे पास इनसे जो धुआं निकल रहा है वो क्या करते हैं बाबू, एयर पॉल्यूशन करते हैं, ठीक। व्हीकल से बर्निंग फ्यूल, बर्निंग फ्यूल तुम्हारे पास क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास है, ठीक है, जला रहे हैं, फ्यूल मतलब डीजल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, केरोसिन जला रहे हैं, तो ये सबसे भी तुम्हारे पास एयर पॉल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, मतलब अपने खेतों में बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ, बहुत सारी फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीज़ हम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वो हमारी एयर धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो इतना तुम्हारे पास है जो एयर पॉल्यूशन करने का काम कर रहा है, ठीक। तो आशा करते हैं ये एयर पॉल्यूशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, कौन कौन से ऐसे हैं जो एयर पॉल्यूशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तुम्हारे पास लिख रखा है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है। अब रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम में तुम्हारे पास क्या है, यदि एयर पॉल्यूशन होगा तो सही से सांस नहीं ले पाएंगे, तो आपको सांस लेने में परेशानी होगी, आपको अस्थमा हो सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, तो ये ऐसे बीमारियां हो सकती हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब इन्वायरमेंटल मतलब डैमेज, मतलब एयर पॉल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात हमारा इन्वायरमेंट धीरे धीरे डैमेज होगा, तो ये हो सकता है। इकोसिस्टम हार्मफुल, जो तुम्हारे पास इकोसिस्टम है मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु, ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उन पर भी हार्म हो जाएगा। विजिबिलिटी रिड्यूज होगा, मतलब अब बताओ एयर पॉल्यूशन हो जाएगा तो धुंधला हो जाएगा, हमारा बादल उदल सब धुंधला हो जाएगा, तो सही से कुछ दिखेगा नहीं, तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। अब प्रिवेंशन कैसे करना गुरुदेव, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। रोकना कैसे, यूज क्लीन एनर्जी, ऐसा यूज करना जो एनर्जी क्या हो, थोड़ा सा क्लीन हो, जैसे सीएनजी प्रयोग करना, एलपीजी प्रयोग करना, और बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती उसको प्रयोग करना है, जिससे हमारे पास वातावरण में पॉल्यूशन ना के बराबर हो। रिड्यूज व्हीकल यूजेज, मतलब आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, साइकिलिंग करिए, साइकिलिंग करेंगे ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि धुआं नहीं होगा। बट अब कोई करता नहीं है, चौराहा पर जाना तब वो गाड़ियाँ जाएंगे, चक्की जाना तब वो जाएंगे, आटा धरने, गेहूँ धरने, सरसों धरने, कुछ भी जाना तो हम गड़िया जाएंगे, साइकिल से कोई चला ही नहीं रहा, बेइज्जती महसूस हो रही है, ठीक है। अब ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो लिखा मोर प्लांटेशन, बहुत सारा हम क्या कर देंगे, पेड़ लगाएंगे। एजुकेट पीपल, लोगों को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो लोगों को यानी एजुकेट करेंगे, भाई एयर पॉल्यूशन आप न करिए, आराम से।
ठीक, तो ये हो गया यहाँ से जो हमसे मेन क्वेश्चन पूछा था, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, मतलब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले इक्विपमेंट का नाम तुम्हें बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या लिखा रखा है, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा है, रिसिपेटेट होता है। अब तुम्हारे पास है प्रीसिपिटेट होता है। अब ये क्या होता है गुरुदेव, इसके बारे में बताते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके यहाँ भट्ठा है, ठीक है, भट्ठा इससे कहाँ होता है गुरुदेव, इस टाइप में देखा जाए तो तुम्हारे पास इस टाइप में होता है भट्ठा, यहाँ से। तो ये भट्ठा से जो धुआं निकल रहा था, इस पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम्हारे पास प्रेसिपिटेस लगा देंगे। मतलब यहाँ पर एक हम मशीन लगा देंगे ना, तो ये करेंगे क्या, जैसे धुएं के पार्टिकल को पकड़ लेंगे, धुएं के पार्टिकल को पकड़ लेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टैटिक पे एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो ये धुएं के पार्टिकल को पकड़ लेगा, धुआं यहाँ से क्या हो जाएगा, आराम से चला जाएगा। जब धुएं के पार्टिकल को यहाँ से क्या कर देगा, निकाल देगा, ठीक है, धुएं के पार्टिकल को जब निकाल देगा तो यहाँ पर केवल धुएं के, ठीक है, धुएं के धुएं के पार्टिकल को पकड़ लेगा, शुद्ध हवा को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसको हटा के फिर साफ करके फिर लगा दिया जाता। तो ये इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है। बैग, ठीक है, तुम्हारे पास क्या होता है, बैग हाउस फिल्ट्रेशन, मतलब जहां से धुआं निकल रहा वहाँ बैग हाउस फिल्ट्रेशन लगा दिया जाता है। जितने भी हवा धुआं रहेगा उस बैग में जाएगा, काला पदार्थ एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, फिर छोड़ दिया जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में। एक्टिवेटेड कार्बन एब्जॉर्ब करना, मतलब जो तुम्हारे पास एक्टिवेटेड कार्बन है उसको आप एब्जॉर्ब कर लीजिए, जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतना अच्छे से काम होगा। नेक्स्ट में लिखा कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सर्विस होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सर्विस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो जो भी तुम्हारे पास एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, अभी गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें पॉल्यूशन है कि नहीं ये भी चेक कराना पड़ता है, नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी चालान कर दिया जाता। तो वो भी तुम्हारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए, चाहे आपके पास घर में कुछ भी हो, मॉनिटर अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या किसके बारे में था, देखिए साफ साफ बताते हैं। एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, यहाँ से काजेज हो जाएगा, यहाँ से इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ से प्रिवेंशन हो जाएगा, यहाँ से इक्विपमेंट हो जाएगा, यहाँ से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुमसे पूछ दिया हमसे, ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया है, गिव डिटेल अबाउट द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो दिया है क्या बाबू, दिया है इन्वायरमेंटल यानी प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब हमारे सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट चलाया गया है कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट चलाया गया है यहाँ पर, कब 1986 में चलाया गया था, कब 1986 में चलाया गया था। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, जो सामने लिखा गया है, ठीक। अब क्या लिखा गया इसको ध्यान से सुनिए, क्या लिख रखे हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। इनका मेन उद्देश्य क्या था, टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क, मतलब एक सिद्धांत इन्होंने प्रोवाइड किया फॉर द, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट ऑफ द, यानी इंडिया को क्या कर देना है, इम्प्रूवमेंट करना, क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाने में मदद मिल सके। अब जितना ज़्यादा हम इन्वायरमेंट से लगे रहेंगे, देखिए देसी लोग कहाँ हैं स्ट्रांग होते हैं, क्यों, क्योंकि नेचर के पास रहते हैं, और शहरी लोग क्या रहते हैं, खाएं कमरा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, थोड़ा देर खेल लेंगे और अधिक करेंगे पैसा, जाके जिम कर लेंगे। मगर गांव वाले जिम खेतवम करते हैं, सुबह उठ के जाएंगे, दिन भर बाल भर कोड़ेंगे खेत, ठीक है, एकदम बरियार देही एकदम से, मतलब राड बना लेंगे, सही खतरनाक टाइप में, ठीक है। तो वो अभी कोई देसी लड़का कोई शहरी लड़का से भिड़ा देता, दुइया तमाचा मारी देहाती लड़का तो समझ एकदम से कनवा लाल हो जाए, ठीक है। जैसे हम रिश्तेदारी में जाते हैं ना, ठीक है, तो अभी गाँव में हमारे लोग हैं, ठीक, हमारे सिस्टर की लड़कियां वगैरह आती हैं, और जैसे हमारी एक सिस्टर थोड़ा सा विलेज एरिया में है, ठीक है, अब तो डेवलप हो चुका है सब जगह, विलेज एरिया में तो उनका जो लड़का चंचल तथा स्ट्रांग है, और एक है थोड़ा सा शहर में, वहाँ सब फैसिलिटी वगैरह है, तो मतलब गेट के अंदर ही खेलना कूदना सब कुछ रहता है। अब तुम सोचो वो उससे छोटा है, आता दोनों जनी पीट पाट के शुद्ध कर देता, मतलब उसकी बॉडी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के पास जितना आप नज़दीक रहेंगे उतना आप बढ़िया नेचर से कॉन्टेक्ट हो पाएंगे। और रहिए कि नहीं VIP नहीं बनिए भाई, ज़्यादा VIP बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, नेचर के पास हमेशा रहना चाहिए। लिखा है द एक्ट एम टू सेफ गार्ड द इन्वायरमेंटल रेगुलेशन पॉल्यूशन एंड इंश्योर
ठीक है, इस लिखा है इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का मतलब क्या होता है, इनका जो मेन उद्देश्य था सेफ गार्ड इन्वायरमेंटल, मतलब बहुत सारे हम गार्ड लगा देंगे जिससे हम इन्वायरमेंट को अच्छे से सेफ कर सकेंगे। ये पहला उद्देश्य यहाँ था। ठीक है, रेगुलेट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को हमें क्या करना, रेगुलेट करना, कम से कम पॉल्यूशन हो। इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं इन्वायरमेंट की तरफ, उस सबको हमें देखने की जिम्मेदारी किसकी दी जाती है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या लिख रखा है, टू प्रोटेक्ट द, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्योर द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंटल, मतलब क्या कह रखे हैं, इनका जो मेन उद्देश्य था कि हमारे पास क्या कर देते हैं, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करें और अच्छे से उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी की होती है, इसकी। नेक्स्ट में लिखा है टू प्रिवेंट कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब ये क्या करेंगे, जो पॉल्यूशन हो रहा हमारे इन्वायरमेंटल को उसको रोकेंगे तथा कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक, ये हो गया। टू इम्प्लीमेंट द डिस्कस यानी टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन टेक एट द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, किसके लिए, यूनाइटेड नेशनल लेवल पे तुम्हें क्या करना, कॉन्फ्रेंस करना ऑन द हेल्थ ह्यूमन इन्वायरमेंटल हेल्थ, लिखा है स्टॉकहोल्म, ये तुम्हारे पास जगह का नाम है, 1962 में किया गया था, मतलब एक गठन किया गया था उसमें। ठीक है, बहुत सारे देश उस पर साइन किए गए कि इन्वायरमेंट के खिलाफ कोई नहीं करेगा। जैसे हमारे यहाँ देश में बहुत बड़ी जंगल है, उसको हम सोचे काट दें तो नहीं, सब देश उससे क्या करेगा, रोकेगा। जैसे भी अमेज़न का जंगल है, ब्राज़ील बैठ के काट रहा है उसे, तो हर देश उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई रहने दो पेड़ को, तो वो कह रहा हमारा है, हम काटे टच करे कुछ भी, तुम क्या कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं। अमेज़न का जंगल देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अब तुम सोचो कितना ऑक्सीजन, 21% यानी 22% या 20% ऑक्सीजन अकेले खड़े दुनिया को दे देता है, इसलिए सब रिक्वेस्ट करते, तो यही साइन किया जाता है, उस पर सब लोग क्या कर देते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कोई भी इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएगा। की प्रोविजन, इसका क्या होता है, इनका मेन उद्देश्य क्या था, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट इंडस्ट्री तथा प्रिवेंट इन्वायरमेंटल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे क्या करेगी, रोकेगी। जैसे गार्ड की देखेंगे भर्ती आती है, गार्ड लोग क्या कर देते, फॉरेस्ट की ही क्या कर देते, देख रेख करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा, रेगुलेट द हैजार्ड सबस्टेंस, मतलब ऐसे सबस्टेंस जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए खराब हो उसको उपयोग नहीं करना, उसको रेगुलेट करना। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, मतलब इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड जो होता है उसको भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ये होती है। पिलांटी फॉर द नॉन कप्लियन, यानी नॉन कप्लियस मतलब पिलांटी लगा देंगे, यदि कोई नहीं मानेगा तो 5 साल जुर्माना तथा 1 लाख का फाइन हम पीट देंगे थाने से। ठीक है, ये कर देते हैं। रूल मेकिंग पावर तुम्हारे पास क्या होती है, रूल मेकिंग पावर क्या होती है इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। रूल मेकिंग पावर, तुम्हें एक रूल बना देना, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। सिटीजन रूल क्या होता है, सिटीजन रूल आपको बता देना कि यानी आप जैसे सर्टेन एरिया में रह रहे हैं तो आपसे बोला जाए कि आप सूखी टहनियाँ वहनियाँ क्या कर सकते हैं, तोड़ ओड़ सकते हैं, बट कोई काटने आए तो उसे आपको रोकना है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास होता है की प्रोविजन। तो आपके तुम्हारे पास लिखा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का इंट्रोडक्शन, इसका तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव ये हो गया और की प्रोविजन हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया इन सब चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा भैया, ठीक है, लिख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। अब तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा ये प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और दिया इसी में, दूसरे नंबर पे, भी दूसरे नंबर पे है जी। ठीक है, 1 घंटा हो गया, अभी 2-3 क्वेश्चन किए, अरे भाई 52 मिनट हो गया जी। चलो कोई नहीं, बट हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ISO 14000 के, ये अलग अलग होता है, जैसे 1986 होता है ना, तो वही तरह से अलग अलग हो सकता है। तो ये सामने इसका तुम्हारे पास दिया गया, इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई। ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ये इन्वायरमेंट को मैनेज करेंगे, ये सिस्टम तैयार किया जाता है, बस इतना समझिए। एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, DC यानी क्या लिखा, देखो फ्रेमवर्क होता है डिजाइन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टमेटिकली तथा सस्टेनेबिलिटी होती है। कहने का मतलब क्या कर रखा, जो तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह का स्ट्रक्चर फ्रेम करता है, ठीक है, उसे डिजाइन करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे इन्वायरमेंटल को कैसे बचाना है, इनकी अब हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और सिस्टमेटिकली ढंग से उसे फॉलो करना, सस्टेनेबिलिटी मैनर में अपना काम करना ही क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता
है। तो आपके सामने यहाँ दिया गया है, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा है टू मेन एम, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, टू रिड्यूज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब इनका जो मेन उद्देश्य होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को क्या कर देना, थोड़ा सा कम करना, इंश्योर करना, इंश्योर कंप्लीएंसन विथ द रेगुलर प्रमोशन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, मतलब अब इनका जो मेन उद्देश्य होता है इंश्योर करना कि रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं, इंश्योर करना किससे, कॉम्प्लिकेशन के साथ कि रेगुलेशन हो रहा है कि नहीं, और उसको प्रमोट करना, किसको, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को क्या कर देना, तुम्हें इम्प्रूवमेंट करना, प्रमोट करना, इसी सिस्टम के अंतर्गत आता है। द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज, ये लिखा है तुम्हारे पास द मोस्ट, ठीक है, मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइजेशन स्टैंडर्ड फॉर द EMS यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज, कब तुम्हारे पास हुआ था, 14,000, मतलब ये सब एक एक्ट होता है, ठीक है, रूल होता है, वो अपन अपना नाम रखते हैं, तो ये तुम्हारे पास इसके अंतर्गत लिखा जाता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया यहाँ से। की कंपोनेंट ऑफ EMS, इनका की कंपोनेंट क्या होता है, पहले लिख रखा इन्वायरमेंटल पॉलिसी, इनका जो तुम्हारे पास सबसे पहले इन्वायरमेंटल की पॉलिसी होनी चाहिए कि इसके तहत ये करेंगे, इसके तहत ये करेंगे, ठीक है। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में आपके सामने घर के पेड़ है, बिना सरकार के परमिशन के नहीं काट सकते, वहाँ पर इतना पॉल्यूशन है, ठीक। प्लानिंग करना है कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे एक्सेप्ट करना, लीगल रिक्वायरमेंट हो गया, और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह सब सिस्टम मैंने करना है। ऑब्जेक्टिव और टारगेट, मतलब टारगेट फिक्स करना, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक, तो ये सब सिस्टम अपने आप होना चाहिए। ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन की व्यवस्था तगड़ा होना चाहिए, जो अपने अंदर खुद ही खुद हो। तो ये की कंपोनेंट ऑफ EMS यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत होता है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, आपके सामने दिया गया, इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को काम करना, ये सिस्टम के अंतर्गत होता है। कास्ट सेविंग, पैसा ज़्यादा बचाना, रेगुलरिटी कॉम्प्लीएंसन, मतलब कॉम्प्लीएंसन को क्या करना, रेगुलेट कराना। पुटेशन, मतलब क्या होगा, कोई चीज़ खराब होगा तो रीपुट करना वहाँ पर, जैसे पेड़ एक हो गया खराब तो उसको दोबारा हमें नहीं, पूरा हम पेड़वा काट दे, नहीं, उसको हमें क्या करना, दूसरा पेड़ पुटअप करना वहाँ पर। रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कोई चीज़ हो, ठीक है, तो रिस्क जो क्या हो, यदि ज़्यादा होगा तो उसका मैनेजमेंट करने की व्यवस्था इनकी होनी चाहिए, ठीक। अब क्या लिखा, प्लास्टिक वेस्टेज एंड मैनेजमेंट। अब ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तीसरे का पहला क्वेश्चन देखिए, गिव डिटेल अबाउट द प्लास्टिक वेस्ट एंड इस मैनेजमेंट, मतलब प्लास्टिक वेस्टेज क्या होता है इसको, और मैनेजमेंट इसे कैसे करना इसको, ठीक है, तो इसको आपको बताना पड़ेगा। सामने लिख रखा, तब ये क्या होता है गुरुदेव, सामने दिया गया है। प्लास्टिक वेस्टेज एंड इट्स मैनेजमेंट क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इशू होता है, मतलब प्लास्टिक वेस्टेज देखा जाए तो अपने इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब तुम सोचो तो कईयों टन है, अब कईयों टन, आप सोच सकते हैं, यहीं पर लिखा था कितना टन जी, कितना देखो 350 मिलियन टन, आप सोच सकते हो डेली तुम्हारे पास, डेली ने एनुअली हम जानते हैं, ठीक है, ओवरऑल एनुअल देखो एक साल में इतना टन हम क्या कर देते हैं, प्लास्टिक यूज कर जाते हैं। आप सोच सकते हो इन्वायरमेंट में कहाँ जाएगा, डैम्पिंग लोग करते हैं, खराब कर रहे हैं, ठीक है, यही सब हो रहा। प्लास्टिक वेस्टेज एंड मैनेजमेंट क्रिटिकल इन्वायरमेंटल इशू को माना जाता है, क्योंकि ये गलने वाला भाई नहीं है, जलाएंगे तो भाई एयर पॉल्यूशन तगड़ा होता है भाई, सांस लेने में। अब कहीं देखेंगे कूड़ा उड़ा जल रहा होगा ना, तो देखेंगे वहाँ पर सांस लेना दुर्लभ हो जाता है, ठीक है। ग्लोबली देखा जाए तो ओवर 350 मिलियन टन ऑफ द प्लास्टिक आर प्रोड्यूस एनुअली विथ मच ऑफ इट एंडिंग ऑफ द वेस्टेज इन द लैंड फीलिंग ओशियन। मतलब क्या कर रखा, मतलब इतना यूज होता है, यूज करने के बाद हम जो फेंक देते हैं तो उसे लैंड फीलिंग, मतलब धरती के अंदर उसे डैम्प कर दिया जाता, गाड़ दिया जाता, गड्ढा करके, या नदियों के किनारे देखेंगे बड़ी बड़ी ढेर बना दिया जाता है, तो यही होता है। सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, मतलब देखा जाए तो सिंगल यूज करने के बाद मतलब होता क्या है, जैसे प्लास्टिक लाएं अब घर से, घर में लाएं, एक बार सब्जी लेकर आए उसे फेंक दिए, ठीक है, सब्जी ले लिए फेंक दिए, फिर वो सिंगल यूज हो गया, बाटल हो गया, पिए फेंक दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एक ऐसा सुटेबल बाटल खरीदिए जो आप लंबे समय तक उसे पी लीजिए, एक बार पैसा खर्चिए 400-500 स्टील का आप लीजिए, ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है, ठीक। ये हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिखा रखा, प्लास्टिक पॉल्यूशन
ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन हार्म इकोसिस्टम, ये क्या कर देता है, सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम को हार्म करता, वाइल्ड लाइफ तथा ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास माइक्रो प्लास्टिक कंटामिनेटेड वाटर, सॉयल हो गया, एयर होगा, इंटरिंग फूड चेन, मतलब ये क्या करे, सबसे पहले माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, सबसे पहले हमारे जो वाटर रहेंगे उसको क्या करेंगे, कंटामिनेटेड करेंगे, खराब करेंगे, उसके बाद सॉयल में जाएंगे, फिर एयर में जाएंगे, उसके थ्रू हमारे खाने में फूड चेन में आ जाएंगे। अब हमारे शरीर के अंदर बताओ क्या पहुंच गया तुम्हारे पास, प्लास्टिक चला गया। अब सोचो कितना खराब हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, कैसे मैनेजमेंट करना है। रिड्यूज मिनिमम प्लास्टिक यूज, मतलब ना के बराबर आपको प्लास्टिक यूज करना है। यदि आप बाजार जा रहे हैं, जैसे मोबाइल लेके जाते हैं, तो उसी तरह से एक तुम्हारे पास झोला सिलवा लीजिए कपड़े का या किसी भी चीज़ का मम्मी से, ठीक है। अब वो क्या कर दिए, कपड़े अच्छे सिल के उसी को आप ले जाइए, उसी में सब्जी लाइए, बट लाज लगेगा हमको, प्लास्टिक में ही लेकर आएंगे, ठीक है। रीयूज होगा, सब लोग करते हैं भाई, ठीक है, सबको लाज लगती है अभी हम कहीं भी जाते हैं साइकिल में झोला, अभी देखो हम साइकिल से ही चलते हैं, सही, साइकिल में झोला रखे रहते हैं, ठीक, कहीं सब्जी लेना रहे सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। उसी से कहेंगे सर आप झोला लेके कहाँ चलते हैं सब लोग अरे कोई टेंशन नहीं, झोला तो चलना चाहिए, मान लेते कहीं लूट पाट पड़े तो 2-4 गड्डी भर लेंगे उसी में इसीलिए झोला चलते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा चीज़ यूज करना चाहिए, दोबारा रीयूज कर सके। अब रीयूज का एक अब अच्छा एग्जाम्पल हम बताते हैं, जो गाँव में मम्मी लोग करते हैं, बहुत सटीक, ठीक है। हमारी मम्मी बताई थी, भाई कहें यार खतरनाक हो, ठीक है। देखो एक्चुअल में होता क्या, छोटा बच्चा किसी के घर में है, ठीक है, छोटा बच्चा है तो तुम्हारे पास दूध पीने वाला, मान लेते एक कोई दूध की कंपनी का बॉटल आता, तो ये मान लेते 2-3 महीना क्या करेगा, इसमें से जो दूध रहेगा यूज किया जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा टीन का डिब्बा होता दूध वाला, ये ले लिए। अब होता क्या है, ये ले लिए, अब इसको दूध निकाल लिए तो ऊपर वाला हटा देंगे, तभी फेंकेंगे नहीं, फिर इसे क्या कर देंगे, नल के पास रखेंगे, सुबेरे सुबेरे पानी भर के और नहरी पे जाएंगे, क्या करने के लिए आप जान रहे हैं, ठीक, ये होगा। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास इसमें 1 से लेकर 2 साल तक इसमें हम चलाएं, 1 से लेकर 2 ईयर तक चलाएं, फिर क्या होगा, अब मान लेते छेदी में, यहाँ पर क्या होगा, पेनी में छेद हो गया, ठीक है, पेनी में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा, ठीक है। क्या लिख दिया, अरे महाराज पढ़ा क्या रहे हो, ये इतिहास पढ़ाया जा रहा है भाई, ठीक है, इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि देखिए ये तीर मार दिए हैं, ठीक है, ये बाबर आजम मर गए हैं, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक। तो ये 1-2 साल की देखो, 1 से लेके 2 साल के बाद यहाँ पर मान लेते ये सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब सड़ना स्टार्ट होगा तब भी इसको बेचा नहीं जाएगा, रख देंगे। अब इसको रख के ऐसे तुम्हारे पास दाब देंगे, दाब के छोटा सा कर दिए, फिर गाँव में मसल पट्टी आएगी, ठीक, सोम पापड़ी आएगी, तब खाएंगे। मतलब खतरनाक रीयूज कर रहे हैं। अब सोच सकते हो कितना बड़ी तगड़ी रिसाइकल चला रहे हैं ठीक है। अब सोच सकते हो गांव के सिस्टम क्या हो रहा है, ठीक, तो इस टाइप में चल रहा है। तो वही लिख रखा रीयूज होगा। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिसाइकल करने का काम करते हैं। रिसाइकल मतलब आपके घर में कोई आया डिब्बा, उसको यूज करने के बाद उसको क्या कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या करेंगे, रिसाइकलिंग में, जैसे होता कि एक्चुअल में, ठीक है, रुक जाओ ब्लॉक कर दिया जाए भाई, ला 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 ला, ठीक। अब हो गया आपका काम आराम से, ठीक है। अब देखिए ये तुम्हारे पास हो गया है कहाँ, यहाँ से ठीक, रिसाइकल कर दिया जाता है, ठीक है। रिसाइकल करने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ लेके आए, जैसे मम्मी आपके घर में डिब्बा कोई लाती यूज करती है, तो उसमें चाहे नमक धर देती हैं, चाहे तेल धर देती हैं, चाहे वो दाल रख देती हैं, कोई आइटम रख देती हैं, चीनी रख देती हैं, डिब्बा देखेंगे आप घर में आपको होता है, ठीक है। गाँव में देखेंगे ज़्यादा खरीद के डिब्बा नहीं है, तो शहर वाले दिखावटी के रूप में अलग अलग डिब्बा खरीद के लाते हैं ना, बट गाँव में कोई चीज़ खत्म हुआ तो किसी में दाल रख देंगे, किसी में नमक रख देंगे। अभी हमारे घर जाएंगे तो चौंपरास के डिब्बा में नमक रखा, चौंपरास के डिब्बा में चीनी रखा, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं ठीक है। अब होता है भाई वैसे ही, ठीक। ये रिसाइकल कर रहे हैं तगड़ा गांव में, ठीक। इनोवेट बी, ऐसे इनोवेट मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंस का प्रयोग करना जो बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक, ये करना। वेस्ट ऑफ एनर्जी मतलब जो तुम्हारे पास वेस्ट ऑफ एनर्जी ऐसा होना चाहिए जो नॉन रिसाइकेबल होना चाहिए, जिसे एनर्जी आराम से क्या कर सकते, जनरेट किया जा सके। पॉलिसी तथा अवेयरनेस, लोगों के बारे में हमें क्या करना, प्लास्टिक के बारे में अवेयर करना है। एजुकेट द पीपल अबाउट द प्लास्टिक रिलेटेड पॉल्यूशन, लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई इससे बड़ी पॉल्यूशन तगड़ा होता है, इसको न यूज करिए। और गांव में करते भी हैं, ठीक है। गांव में अभी देखें बाबा हो गए, आपकी दादी हो गई, आपकी मम्मी हो गई, यदि बाजार जा रही हो तो झोला लेकर जाती है, ये रियलिटी है, झोला लेके जाती हैं, बट हम सब लोग नहीं लेके जाते हैं, जो एडल्ट अभी, ठीक है, नया युवा पीढ़ी बन रही है, ठीक है। देखिए जितने भी तुम्हारे पास एजुकेटेड लोग होते हैं, एक्चुअल में जितने भी एजुकेटेड लोग तो वही पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, ठीक। अभी हम
ठीक है, जिस कॉलोनी में रहते हैं एकदम बढ़िया VIP कॉलोनी है, बट यहाँ पर वेल डेवलप लोग आराम से रह रहे हैं। और बहुत सारे जो ऐसी कॉलोनी में जहाँ पर हम और भी जाते हैं, जैसे डॉक्टर की कॉलोनी, तो वहाँ पर जानते हो क्या होगा, वो सब भाषण देंगे कि पानी सेव द वाटर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सेव द वाटर, वाटर को सेव करने के लिए क्या करेंगे, एकदम स्टेटस खतरनाक टाइप में लगाएंगे। बट अपनी जो कार रहेगी ना, मोटर चालू करेंगे, उसको ऐसे 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 नहवाएंगे, प्रेशर से नहीं धुलवाएंगे, नहवाएंगे, मतलब पूरा रोड पे पानी 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 हो जाएगा, ठीक है। अब सोच सकते हैं, वही कहेंगे सेव द वाटर। तो एजुकेटेड लोग करेंगे, ये एजुकेटेड लोग। थोड़ा सा अनपढ़ लोग रहेंगे, ठीक है, वो कहेंगे यार इतना पानी ना खराब करो, 1-2 बाल्टी डाल के फिर पोंछ के फिर 1-2 बाल्टी डाल देंगे, बस काम हो जाएगा। बट एजुकेटेड लोग यही करते हैं, एजुकेटेड लोग। फिर क्या होगा, इसका चैलेंज एक्चुअल में क्या होता है, लिखा है लो रिसाइकलिंग रोटे, यानी क्या लिखा है, रेट डू टू द, लिखा लो रिसाइकलिंग रेट ड्यू टू द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसमें होकर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपिंग नेशन में। डेवलपिंग नेशन में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। जो बड़ी बड़ी होती हैं, बगल बगल में तुम्हारे पास क्या होता, कूड़ादान रखा होता है, वहाँ पर लोग डालते हैं, उसे रिसाइकल कर दिया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। अब रियलिटी हम आपको बता रहे हैं। हम एक दुकान पे रहते थे, ठीक, पहले दुकान पे रहते थे, वहाँ पर किसी बड़े आदमी के आए, ठीक है, बड़े आदमी का परिवार आया था सामान खरीदने, ठीक है। हम लगभग 5-7 साल पहले की बात, किसी दुकान पे हम काम करते थे, ठीक है। तो हम इंटर के बाद काम करते थे, ठीक है। तो होता क्या था, वो बड़ी कहीं से आए थे, तो हम जानते हो उनकी फैमिली जो रहती अमेरिका रहती थी, कहाँ रहती थी, अमेरिका, और वो आए थे सामान खरीदने, ठीक। अब उनको जो अब, ठीक है, तो वो जो दुकान वाले थे उनको पहचानते थे, तो अब लाए, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, पानी पीने वाला, मिठाई उठाई बढ़िया, गिलास उलास प्लास्टिक व्लास्टिक दिए। अब तुम सोच सकते हो एक छोटे लड़के का माइंड, एक गिलास जब पानी पिया तो उस दुकान पे कूड़ादान नहीं था, कूड़ादान नहीं था, ठीक है, कूड़ादान नहीं था कि दुकान, ये तुम्हारे पास रोड है। अब रोड तुम्हारे पास एटलीस्ट डबल रोड है, ठीक है, बीच में डिवाइडर है, यहाँ पर भी डबल रोडेड गाड़ियां हैं, ये भी डबल रोडेड गाड़ियां हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पे एक नगर पालिका का वो क्या रखा था, कूड़ादान रखा था। अब सोचिए दुकान यहाँ थी, बंदा वही तो फेंक सकता, उसके फादर वादर सब फेंक दिए, ठीक है, मम्मी भी उसकी फेंक दी, बट उसके 2 लड़के थे, एक लड़का दोनों का बाटल, वो गिलास लिया प्लास्टिक का, ऐसे क्रॉस करके क्या क्या हो गया, यहाँ पर बाटल डाल के आया, फिर दोबारा दुकान पे आए। कहें भाई ऐसे एजुकेट होना चाहिए, ठीक है। बट अपने इंडिया में क्या होता है, पियला है फेंक यहाँ साइड में, कोनो टेंशन नहीं ये रियलिटी होती है। क्यों, क्योंकि अदर कंट्री में देखा तो फाइन बड़ी तगड़ा लगाते हैं, ठीक है। फाइन अभी यहीं पर भी लगाना स्टार्ट कर दिया जाए, सब लोग सुधर जाएंगे, ठीक है। बट होता क्या है, जैसे पुलिस रोड पे खड़ी है, तब होता क्या, कुछ भी हेलमेट नहीं लगाए हैं, अरे 20 रुपया पकड़ा, मार दे, 50 रुपया पकड़ा, काम होगा। ये रियलिटी हो रही है अपने यहाँ, ठीक है। तो इसे डेवलपिंग नेशन में ऐसा नहीं होता, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है जो प्लास्टिक वेस्टेज को क्या करता है, अपने आप मैनेज कर लेता है। इकोनॉमी तुम्हें यानी क्या रिलायंस करना है ऑन चीप प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक एटलीस्ट तुम्हारे पास सस्ता होना चाहिए और लो क्वालिटी का होना चाहिए, जो आराम से बायोडिग्रेडेबल हो सके। लिखा है लॉक ऑफ द ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमारे ग्लोबल से कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक। ये हो जाएगा आपके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब इसके बारे में आते हैं। अब इसका तुम्हें क्या क्या बताना है जी। सबसे पहले तुम्हें क्या बनाना है, ड्यूटी एंड पावर ऑफ द स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी के बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी क्या होती है, इसकी ड्यूटी क्या होती है, इसका पावर क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने लिख रखा है स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी। देखिए कोई भी चीज़ आता है तो पहले सेंट्रल लेवल पे आता है, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे आता है, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, तो ये लेवल होता है। तो स्टेट लेवल क्या होता है, अब इसके बारे में समझिए, ठीक है। बड़ा तगड़ा जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा जी, ठीक है। तो लिखा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मतलब कहीं तूफान आ गया, भूकंप आ गया, आंधी आ गया, बाढ़ आ गया, तो वो डिजास्टर कहलाता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज द गवर्नमेंट यानी लिखा बॉडी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, मतलब इसके तहत ये क्या गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। इनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये प्लानिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे से जोड़ने का काम, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी इन स्टेट, मतलब क्या कर देते हैं, अपने स्टेट में डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए लोगों को प्लानिंग सिखाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग मैनर करने के सिखाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये सब करने की जिम्मेदारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की होती है। जैसे मान लेते हैं आपके एरिया में बाढ़ आने वाली है, तो पुलिस हो गया, PSC दल हो गया, इन सबको लोगों को सिखाया जाता है एकदम अच्छे तरीके से।
ठीक, अब इनकी ड्यूटी क्या होती है, फार्मूलेट पॉलिसी, पॉलिसी को फार्मूलेट करेंगे, उसका अप्रूवल देंगे और कोऑर्डिनेट विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, मतलब क्या करेंगे स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करेंगे कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, इंश्योर मेजर फॉर द प्रिवेंशन, तुम्हारे पास क्या करना है, इंश्योर मेजर फॉर प्रिवेंशन करने का काम करता है, उसे प्रिवेंस करेगा, इंश्योर होकर उसे प्रिवेंट करने का काम करेगा। प्रमोट ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम रिलेटेड टू द डिजास्टर मैनेजमेंट, लोगों को क्या करेंगे प्रमोट करेंगे और बहुत सारा प्रोग्राम चलाएंगे, लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में समझाएंगे। रिकमेंडेड एलोकेशन, ठीक है, एलोकेशन फॉर ऑफ फंड फॉर डिजास्टर रिस्क, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा रिडक्शन, मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो गया तो उन्हें फंडिंग देना, जैसे खेत में बाढ़ आ गई तो उनको पैसा देना, जल गया मान लेते उनकी फसलें जल गई तो सरकार के द्वारा पैसा दी जाती, तो इन सब से हम थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। मॉनिटर लिखा, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तुम्हें चलाना पड़ेगा, तो ये इनकी ड्यूटी होती है। अब इनका पावर क्या होता है, ये सब यदि कोई मानेगा नहीं तो उस पर क्या करेंगे डाउन पॉलिसी लगाएंगे ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट पे, अप्रूवल नेशनल प्लान बनाएंगे, इनका पावर होता है। नहीं कोई मानेगा तो क्या करेंगे बड़ी तगड़ा पेनल्टी लगा देंगे। जैसे मान लीजिए सूखा पड़ रहा है तो सरकार के द्वारा बोल दिया जाता है कि पानी मत बोरिंग से चलाइए, धान को सूखने दीजिए, कोई टेंशन नहीं, उसे मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, मुआवजा दिया जाएगा और किसानों को, क्योंकि अब देखो सब पानी खेत में हम डाल देंगे तो पीने योग्य पानी नहीं मिलेगा, तो उसमें बहुत सारे दिक्कतें हो सकती हैं। तो अब उस पर जो कोई मानेगा नहीं तो देखेंगे शहर में गांव में जा जाके वो क्या कर देते हैं बोरिंग वगैरह पकड़ते हैं, तो उस प्लान को करते हैं। अप्रूव प्लान प्रिपरेशन बाय द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है अप्रूवल प्लानिंग प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है जी, लिख रखा है तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इफेक्ट, आप तुम्हारे कॉजेज बताना पड़ेगा एयर पॉल्यूशन के बारे में। अभी हम एयर पॉल्यूशन कहीं देखे हुए हैं, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके सामने एयर पॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले तुम्हें क्या बताना है जी, कहाँ चला गया, देखिए एयर लिखा, टू एयर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है इसका इफेक्ट और कॉज बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एयर पॉल्यूशन की डिफिनेशन लिख दिया, कॉज लिख दिया और यहाँ से इफेक्ट लिख दिया, और प्रिवेंस कैसे करना है यहाँ लिख दिया, ये पहले हमने बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, अब इधर पे चले आते हैं। एसिड रेन, यानी चौथे का तुम्हारे पास पहला लिख रखा है एसिड के, एसिड रेन पे आपको क्या कर देना, सर क्लास कब स्टार्ट है। ठीक है, क्लास एट लीस्ट देखा जाए तो 1 घंटा से ऊपर हो गया स्टार्ट हुए भाई, थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक हो गई थी, लगभग 20-25 मिनट का अंतर हो गया था। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसमें से कोई 4 ही करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है जी, 1 2 3 4 5 6 दिया, 6 में से कोई 4 करना पड़ेगा। हम कोई 4 करके दिखाते हैं, नीचे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो उसको हम नहीं किए। एसिड रेन इंपॉर्टेंट है भाई, एसिड रेन क्या होता है, कभी कभी देखेंगे जितना भी हमारे अगल बगल इन्वायरमेंट में तुम पॉल्यूशन कर रहे हो, ये इवोपरेट होके बादल में जाके इकट्ठा हो रहा, फिर बारिश के थ्रू हमारे धरती पर आ रहा, उसी को क्या बोला जाता है, ठीक, उसी को एसिड रेन बोला जाता है। तो एसिड रेन क्या होना, एसिड डिपोजिशन इज द ब्रॉड टर्म इंक्लूडिंग एनी फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन विथ एसिड कंपोनेंट, मतलब कोई भी एसिड कंपोनेंट है सर। ठीक है, एसिड कंपोनेंट हमारे पास क्या हो रहा है, बादल में जाके इकट्ठा हो रहा है, कंपोनेंट होगा सच एज द तुम्हारे पास एसिड, यानी लिखा है एसिडिफाई लिखना चाहिए जी, एसिडिक। ठीक है, ये तुम्हारे पास एसिडिक, जैसे सल्फ्यूरिक हो सकता, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये हमारे बादल में जाके कंपोनेंट में इकट्ठा होगा, यानी यहाँ पर इकट्ठा होगा, फिर प्रेसिपिटेशन के जरिए बूंद के रूप में हमारी धरती पर गिरेगा। तो तुम्हारे पास लिखा डेट फॉल द ग्राउंड, मतलब धरती पर जो गिरेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोला जाता है। ठीक, तो आप समझ गए कि एसिड रेन एक्चुअल में होता क्या है। कॉज देखा जाए तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, एसिड रेन होगा तो एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, यक्स क्यों लिखें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो सकता है, इनटू द एटमॉस्फेयर में जाके ये करेंगे। अब इनका मेन सोर्स क्या होता है, जैसे कोई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कोयला हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, ये सब यहाँ एसिड रेन, ये सब यदि तुम्हारे पास हम जला रहे हैं, ठीक है, ये सब जला रहे हैं तो इससे जो गैसेज निकलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी। ठीक, इंडस्ट्रीज परमिसेस हो गया, जो मतलब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई धुआं निकालती हैं, वो भी जाएगा। यानी लिखा व्हीकल यानी लिखा एग्जॉस्टमेंट, व्हीकल एग्जॉस्टमेंट तो जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, बस है, ट्रक है, ये सब, ये ठीक है गाड़ियाँ, जैसे एसी नहीं जी, बस हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गया, ये सब चीज़ देखा जाए तो तुम्हारे पास जो निकल रही है, ठीक, जो निकल रही है उससे भी क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ठीक, अब इससे भी निकल है तो ये भी
या एसिड पॉल्यूशन करेगा, ठीक है, ये एसिड रेन करेगा। वोलानिक यानी क्या लिखा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा तो उससे बड़ी तगड़ा धुआं निकलता, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और सल्फर ट्राईऑक्साइड निकलता, बड़ी खतरा, ठीक है। तो ये होता। अब ये दीज गैसेस, ये सब गैस क्या कर देती है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा होगी, क्या बनाएंगे, H2SO4 प्लस में HNO3 बनाएंगे। अब ये जाएंगे धरती पे रूप पे धीरे धीरे गिरेंगे, तो इससे तुम्हारे पास हो सकता है एसिड रेन। अब इफेक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट में, सबसे तगड़ा एसिड, यदि तुम्हारे पास देखो एसिड रेन होगा तो हमारा सॉइल खराब हो जाएगा, पानी खराब हो जाएगी, प्लांट खराब हो जाएगा, एक्वाटिक लाइफ खराब हो जाएगी। स्ट्रक्चर देखा जाए तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, खराब हो जाती हैं। अभी देखा जाए तुम्हारे पास आगरा में, ठीक है, आगरा में जो तुम्हारे पास ताजमहल है, प्योर किसका बना, मार्बल का बना हुआ, ठीक है। तो उसके बगल में तुम्हारे पास कुछ ही दूरी पे मथुरा में एक रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज थी। अब वो हमारे पास प्रेसिपिटेशन एसिड रेन के जरिए उसका जो मार्बल था धीरे धीरे पीला हो जा रहा था। बताओ 7वां अजूबा पीला हो जाता, उसको नोटिस दिए गए भाई अपनी कंपनी तुम कहीं और ले जाओ, वहाँ से हटा दिया गया कंपनी को, ठीक है। तो तुम्हारे पास हेल्थ है, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ, जैसे कंटामिनेटेड फूड हो गया। अब मान लेते तुम्हारे पास एसिड रेन होगा तो हमारा जो फूड रहेगा वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगा, वाटर खराब हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन में क्या हो सकते हैं, अब देखिए, रिड्यूज इमिशन, इमिशन क्या हो सकता है, रिड्यूज हो सकता है। पब्लिक अवेयरनेस, मतलब पब्लिक को तुम्हें क्या करना है, ठीक है, अवेयर करना है कि भाई खराब चीज़ें ना प्रयोग करें, नहीं तो ये सब एटमॉस्फेयर में जाके इकट्ठा होगा। एक्ट रेगुलेशन, एक रेगुलेशन लगाना चाहिए कि इसी के अंतर्गत हम काम करेंगे, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, व्हीकल, यानी लिखा है व्हीकुलर पॉल्यूशन, मतलब जो यानी व्हीकल से निकलते हैं, व्हीकुलर पॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो व्हीकुलर पॉल्यूशन क्या होता है, जितनी भी गाड़ियां वगैरह से पॉल्यूशन निकलते हैं उसको व्हीकुलर पॉल्यूशन बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, व्हीकुलर पॉल्यूशन रिफर टू द हार्मफुल, यानी हार्मफुल इमिशन रिलीज इनटू द एटमॉस्फियर बाय द, ठीक है, बाय द मोटर व्हीकल, जैसे कार से निकलने वाले धुआं, ट्रक से निकलने वाले, बस से निकलने वाले, मोटरसाइकिल से निकलने वाले धुआं क्या करेंगे, ये सब जो पॉल्यूशन करते हैं उसको व्हीकुलर पॉल्यूशन बोला जाता है। इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, मतलब सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करेंगे, और उसके थोड़ा अमाउंट में साउंड पॉल्यूशन करते क्योंकि आवाज़ निकालते हैं, स्पेशली इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उस एरिया में देखा जाए तो ये व्हीकुलर पॉल्यूशन होने का चांस बन जाता है। अब इसका में तुम्हारे पास मेन क्या होता है, मेन पॉल्यूटेंट फ्रॉम द व्हीकल, क्या क्या निकलता है। यदि हम गाड़ी चलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, NOx के नाम से लिखा जाता है। पार्टिकुलेट मैटर, जो तुम्हारे पास रिस्पायरेटरी तथा कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है, इससे दिक्कतें हो सकती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पॉइजन नेचर की होती है, उससे भी हमारे पास कम हो जा रही है, ठीक। कॉज देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे तुम्हारे पास डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब यूज कर रहे हैं, इससे भी व्हीकुलर पॉल्यूशन, क्योंकि इससे व्हीकल चलेंगे, इससे पॉल्यूशन होगा। पुअर व्हीकल यानी मेंटेनेंस, मतलब आपकी गाड़ियाँ भाग 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 धुआं दे रही है भाई, ठीक है, सही से चल ही नहीं रही है, तो उससे भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। लिखा है ट्रैफिक कोगेशन, मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक तगड़ा लग रहा है, तो बताओ तगड़ा लग रहा तो गाड़ियाँ चलेंगी तो ये सब हो जाएगी, ठीक है। गुड इवनिंग सर, ठीक, ये हो गया। ओल्ड एंड तुम्हारे पास इनफिशियंट इंजन, मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास पुराने इंजन है उसको क्या कर दिया है, धुआं दे रहे हैं, तो उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए, ठीक। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो हर अप्रैल को 2 अप्रैल को व्हीकल एक्ट आता है, यानी VS6, VS7, VS5 ऐसे आता है। तो हम क्या कर देते हैं, मोटर व्हीकल में थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, जो हमारे पास पॉल्यूशन कम से कम होती है, ये कॉज हो जाएगा। इफेक्ट क्या होगा, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एयर पॉल्यूशन हो रहा है। जीवाश्म ईंधन, हाँ ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस वगैरह होने का चांस बन जाएगा, और हार्ट डिजीज हो जाएगी, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। रिड्यूज विजिबिलिटी, विजिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूज हो जाएगी। प्रिवेंशन कैसे करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक हिंदी वाले भी दिखा दीजिए भाई, आपकी हिंदी सुबह चलेगा बैच, उसकी टेंशन ना लीजिए भाई, ठीक है। गोबर नहीं किया जाएगा, देखिए सेपरेट पढ़ाया जाएगा ना, तो देखिए इतना चीज़ पढ़ाया जाए कि आपके माइंड में बैठना चाहिए। अभी ये इंग्लिश में हम डिफाइन कर रहे हैं, सुबह आपका आएगा, आप बल्ले बल्ले करके पढ़ेंगे भाई, ठीक है। अब बताओ हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दें तो न तो इधर न तो इधर, खाइए तो मस्त चीज़ खाइए। जैसे मान लेते हैं अभी आम खा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आम खा लिए,
मज़ा नहीं आई, लो फेंक दा। फिर दूसरा आम खा लिए तब भी नहीं, एक चीज़ खाइए, मज़ा आएगा। सुबह आपकी बारी होगी मस्त तरीके से, ठीक है। बट देखना चाहते हो देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। बट हम उतना ईजी कर देते हैं कि आपको मज़े के साथ सुन के केवल बढ़िया से पढ़ सकते हैं। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बताइए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो अपनी गाड़ियाँ नहीं निकालेंगे। बट अब भौकाल टाइप में हो गया हमारे पास कार, बात हम कहें बस में बैठ के जाए, टेम्पो में बैठ के जाए, मतलब थोड़ा सा ऑड फीलिंग होती है, लोग करते हैं तो उसी से पॉल्यूशन हो रहा है भैया। रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, सुबह का टाइम क्या होगा बता दिया जाएगा भाई, उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास रेगुलर व्हीकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे तुम्हारे पास यानी श्वसन रोग हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा। देखो ब्रोंकाइटिस, उदय आपके बोले लिखे हैं जय श्री राम जी। अब देखिए एक उदय भाई हैं, ठीक है, उदय जी, ठीक है, उदय जी हैं। देखो हम इतना इजी बता देते हैं कि आपके सोच के भी, केवल ध्यान से सुने रहेंगे तो आप सोच के लिख देंगे आराम से, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, बायोमेडिकल वेस्टेज। इसको हम क्या कर दें थोड़ा सा मेंटेन करके, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री में एक पोर्शन, मैं इंग्लिश का नोट बनाता हूँ, अच्छी बात है भाई, ठीक है, किसी भी तरह से बनाइए, बट अपनी नोट रहेगा तो ज़्यादा सूटेबल है एज कम्पेयर टू अदर नोट से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, बायोमेडिकल वेस्टेज को हम अच्छे से मेंटेन कर देंगे। नेक्स्ट में क्या लिख रखा बाबू, नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन अबेंडेंट रूल वगैरह बताना पड़ेगा। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ है जो हमारे पास शांति को अभंग करे, ठीक है, जैसे शांति से बैठे तो उसके बीच में अभंगता डालते, उसको हम नॉइज पॉल्यूशन बोलते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन रिफर टू द अनवांटेड हार्मफुल साउंड डैट डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस, मतलब ये क्या करेगी, नेचुरल बैलेंस करेगी, ठीक है, मतलब आप शांति से बैठे होंगे, उसे इम्बैलेंस कर दे रही है, ठीक है, डिस्टर्ब नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है। कैन यू निगेटिव इफेक्ट, ये क्या कर देते हैं, निगेटिव इफेक्ट डालती है किसके, ऑन ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे निगेटिव इफेक्ट डालती है, और इन्वायरमेंट पे निगेटिव इफेक्ट डालती है, उसको क्या बोला जाता है, नॉइज पॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक। इट इज स्पेशली कॉमन इन अर्बन तथा इंडस्ट्रीज एरिया में, मतलब ऐसे एरिया जो तुम्हारे पास अर्बन एरिया, गांव में तो शांति है, कभी कभी बारात वरात आ जाए तो भोजपुरी चुड़ेजर के तो यहाँ देहिया को मस्त कर लिया जाता है, बट अर्बन एरिया में देखा जाए तो कुछ न कुछ होता रहता है। अभी जहाँ पर हैं तो कहीं किसी के यहाँ रामायण होगा, इतना बड़ा शहर है तो किसी के यहाँ रामायण का ये होगा, तो किसी को शिव चर्चा होने लगेगा, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी हो जाएगा, या किसी के यहाँ बारात चले आइए, तो ये कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसमें साउंड थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो उससे तुम्हारे पास अर्बन तथा इंडस्ट्रीज एरिया में देखा जाए तो हमारे पास नॉइज पॉल्यूशन होने का खतरा बन जाता है। अब ये सोर्स क्या होता है, ट्रैफिक तुम्हारे पास नॉइज जो सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल यानी प्रिवेंट एक्टिविटी, जो तुम्हारे पास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, उससे हो सकता है। पब्लिक इवेंट, मतलब जैसे बहुत सारी जब बारात आ गई तो वहाँ पर हाँ होगा, ठीक, ये होगा। हाउस होल्ड सोर्सेस हो गया, जो घर से तुम्हारे पास होने वाले बहुत बहुत कम होता है। फायर क्रैकर, मतलब पटाखा वड़ाका फूट रहे हो, उससे भी तुम्हारे पास थोड़ा सा नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है। इफेक्ट क्या हो सकता है, हेल्थ इशू, हियरिंग लॉस हो जाएगी, बट बहुत लंबे समय तक आप ठीक है नॉइज पॉल्यूशन में रहें तो आपकी सुनने की क्षमता खराब हो जाएगी। स्ट्रेस तथा एंजाइटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाई बीपी, आपकी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगी बाबू, हाई हो जाएगी, ठीक, ये हो गया। नॉइज पॉल्यूशन को रेगुलेट तथा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नॉइज पॉल्यूशन और रेगुलेट कंट्रोल रूल 2002 के तहत देखा जाए तो नोटिफाई किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। उसको जो तुम्हारे पास डीजे चला रहे हैं तो बोला जाएगा कि भैया बाराते जाता रहा तो 10-11 बजे के बाद गाँव में न चलाइए, नहीं तो रेलाई हो जाए, ऐसा होता है ना, ठीक। बट हम गाँव में ठीक है चलता रहता, पार्टी उटी रहती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होता है, किसी में खुशी वाले माहौल में चला सकते हैं, बट उसका तुम्हारे पास कुछ ना कुछ व्यू होता कि अंदर आपको चलाना है, ठीक है, ये होता है। तो उसमें ज़्यादा पुलिस वगैरह नहीं रोकती, जानती खुशी का माहौल है क्या दरभंग करें, ठीक है, बट थोड़ा सा हुड़दंग टाइप में करेंगे और किसी पर्सन को अगल बगल डिस्टर्ब होगा तो आपको रिपोर्ट करेगा, तो आपको बंद करना पड़ेगा। जैसे किसी को मान लेते कोई जहाँ पर डीजे बजा रहे हैं, ठीक, उससे उसी के बगल में कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, अब डीजे बजा दिए, हार्ट अटैक का रिदम खराब हो गया, आदमी की डेथ हो जाएगी, तो वो अंदर कंप्लेन कर सकता है कि भैया बंद कर दो, नहीं करेंगे तो कानूनन अपराध है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण प्रबंध है जिसे बोला जाता है। तो ये तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, रूल एम टू कंट्रोल रेगुलेट, ठीक है, रेगुलेट इन्वायरमेंटल नॉइज लेवल को रेगुलेट करता है। की प्रोविजन तुम्हारे पास क्या होता है, साइलेंस जोन, मतलब अब कैसे तुम इसे प्रिवेंट यानी कैसे तुम कम कर सकते हो। लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ हार्ट डी यानी तुम्हारे पास हार्ट डिजायर, इससे तुम्हारे पास दिक्कत, हार्ट डिजीज, ठीक। लाइसेंस जोन, ऐसे जोन में रहेंगे जो अब देखिए कहाँ पर डीजे नहीं बज सकते तो वो लाइसेंस जोन कहलाता है। जैसे ऐसे एरिया जहाँ पर क्या होगा हॉस्पिटल है, एजुकेशन कॉलेज वगैरह हैं,
कोर्ट वगैरह, तो वहाँ पर डीजे बजाएंगे तो आपकी रेलैया हो जाएगी कि अब मानते हैं कि हॉस्पिटल उसी के बगलिया में बजा दिए, ठीक। अब पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, तो दिक्कत हो जाएगी, तो उनकी बॉडी की रिदम खराब हो जाएगी, तो दिक्कत है, हार्ट अटैक वगैरह से मर सकते हैं, तो आपको पिलांती लग सकती है। तो ये तुम्हारे पास रूल और रेगुलेशन होता है। सोशल एरिया पे, मतलब सोशल एरिया जहाँ गैदरिंग हो रही है, कहीं शांति का माहौल है, उसमें भंग कर रहे हैं, तब भी आपको पिलांती लग सकती है। मार्केट में आप बजा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन वगैरह होता है। पार्टी वार्टी रहती तो अलग बात, आप बजा सकते, कोई टेंशन नहीं है, बट इसमें थोड़ा सा रूल रेगुलेशन होता है। ये हो गया यहाँ से। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लिख रखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कहाँ चला गया जी, इन्वायरमेंटल। अब ये सब हम नहीं लिखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट तुम्हारे पास आता है, ठीक है। अब ये क्या लिख रखा है, लिखा है एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज द प्रोसेस यूज टू इवेल्युएट द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द, लिखा पर्पज प्रोजेक्ट एंड डेवलप बिफोर इट्स, यानी वी। कहने का मतलब क्या होता है, इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमें उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो ज़्यादा ज़्यादा तुम्हारे पास पोटेंशियल इन्वायरमेंट पे हो, ज़्यादा ज़्यादा इफेक्ट और डेवलपमेंट हम कर सकें उसका। इसका मेन गोल क्या होता है, इंश्योर करना और डिसीजन लेना, ठीक है। डिसीजन लेना तुम्हारे पास क्या होगा, क्या लिख रखे हैं, मार्क, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अनमार्क हो जाएगा जी, ठीक है। इन मार्क या एन मार्क, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मार्कर कंडीशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अलोंग साइड द इकोनॉमी तथा सोशल फैक्टर। मतलब आपको पैसा भी देखना और सोशल फैक्टर भी, दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। उसी को इन्वायरमेंटल, ठीक है, इम्पैक्ट असेसमेंट बोला जाता है। इसका जो मेन तुम्हारे पास क्या होता है, लोगों को स्क्रीनिंग करेंगे, बड़े बड़े पर्दे पर लोगों को जागरूक करेंगे कि इन्वायरमेंट को बचाना है, यानी क्या करेंगे, स्कोपिंग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, भैया जब ये सब किए हैं तो एनालिसिस करेंगे कि कितने लोग जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति। मिटिगेशन मेजर करेंगे अच्छे तरीके से। फिर तुम्हारे पास रिव्यू करेंगे, किस किस का क्लास चल रहा है, ठीक है, ठीक है। रिव्यू एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब रिव्यू करेंगे और हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये की कंपोनेंट। अब इसका एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है, प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रीडेशन, मतलब जो इन्वायरमेंटल में डिग्रीडेशन खराबियाँ हो रही है उसको हम रोक सकते हैं यदि ये पॉल्यूशन, ये इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए तो। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ावा देंगे। रिड्यूज रिस्क, रिस्क को कम करेंगे। पोटेंशियल लीगल, तुम्हारे पास लिखा है डिस्प्यूटेड, मतलब क्या करेंगे, रिस्क को कम किया जाएगा। पोटेंशियल लीगल मतलब सही चीज़, जो कानूनन चीज़ें होती हैं उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जो इनकी आपकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा बाबू, सुनामी के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनामी के बारे में हम पूरा नहीं लिखें, तो सबसे पहले सुनामी के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सुनामी के बारे में फर्स्ट ईयर का क्लास अभी तो चला है भाई, कौन सा सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स, तो चला तो है 7 बजे, 6-7 बजे चला है, 1-1.5 पेपर सोल्यूशन 2023 का कराया गया भाई, ठीक है। तो ये करा दिया गया है, ठीक है। अब उसकी चिंता न करिए। फिर क्या लिखा, तू लिखा, तू सुनामी इज ए सीरीज ऑफ पावरफुल ओशियन वेव कॉजेज बाय द लार्ज सडन, यहाँ लिखा है डिस्टर्बेंस ऑफ द सीस, यानी क्या होता है, सी सरफेस इज नोन एज सुनामी। सुनामी होते मतलब समुद्र में देखेंगे कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, उसी को सिंपल सा सुनामी बोलते हैं, क्यों समझे कि नहीं, ठीक है, सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी जो सीरीज ऑफ पावरफुल ओशियन वेव, मतलब ये ओशियन वेव होती है, बहुत पावरफुल फुल होता है, तो जो इतना स्ट्रांग होती है ना कि नाव को भी ऐसे उथल पुथल कर देती है, इतना पावर होता है इसके पास। कॉज बाई लार्ज सडन डिस्टर्बेंस सी सरफेस, मतलब जो सी सरफेस है नॉर्मल उसको डिस्टर्बेंस करते उसी को सुनामी बोला जाता है। दी डिस्टर्बेंस आर द मोस्टली ऑफ्टेन, ठीक है, टिगर बाई, किसके द्वारा होता है, अंडर वाटर अर्थ क्यूक होता है, जो तुम्हारे पास अंडर वाटर अर्थ क्यूक होता है उसके कारण से हो सकता है। दूसरा वॉल्कानो इरप्शन के कारण से हो सकता है, ठीक है। अब फिर लिखा लैंड स्लाइड अंडर द सी, मतलब क्या होगा, यदि तू सुनामी आएगी तो हमारे पास भूकंप आने का चांस बन जाएगा, ठीक, अर्थक्वेक बनेगा जाएगा, यानी वॉल्केनो इरप्शन का चांस बन जाएगा, लैंड स्लाइड होने का चांस बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इफेक्ट, उसके बाद तुम्हारे पास प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा इसको लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखना पड़ेगा, यहाँ सामने लिया गया है बायोडाइवर्सिटी। अब समझिए डाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी हो कि नहीं। अब बायो मतलब एनिमल, यानी एनिमल लाइफ होता। अब हो कहा रहा है
जैसे आपके घर में है तो मोस्ट ऑफ द पर्सन कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, अलग अलग हो सकते हैं। तो वो अपने घर में ही देखा जाए तो डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं। उसीलिए हमारे इन्वायरमेंट में भी देखा जाए तो कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई सूक्ष्म जीव है, इन सब में देखा जाए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी तथा अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने देश के लिए देखो, अलग है, नेपाल का देखेंगे अलग है, चाइना के अलग है, अमेरिका के अलग है, वेस्ट इंडीज के अलग हैं, जो ब्लैक हो रहे हैं, ठीक है, कोई पूरा गोरा हो रहा है। उत्तर कोरिया और ये लाएंगे तो तुम्हारे पास ठीक है कोरिया होगा, जापान होगा, तो ये सब देखेंगे पूरा गोरहर होते हैं। तो इन्हीं आदमियों में भी तो देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उस तरह से कुत्ता आप देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटी के आ रहे हैं, ठीक, तो कुत्तों में भी वैरायटी मिल रही। तो वही जो अलग अलग जीवों में वैरायटी देखने को मिल रहा है उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेराइटी ऑफ ऑल एनिमल, ठीक है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। हाँ, प्लांट में भी हो सकता है भैया, ठीक है, असीम जी सही है, फान जी आप सही बताएं, प्लांट में भी बायोडाइवर्सिटी को देखने को मिलता है। जैसे कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई हर्ब होता है, कोई सर्ब होता है, किसी के ऊपर चढ़ जाता है, कोई क्लाम्बर होता है, तो वही सब सारी चीज़। सब्जियों में देखो वैरायटी देखने को मिलती है, तो चाहे एनिमल में देखने को मिले, चाहे प्लांट में देखने को मिले, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, ठीक है। एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ये इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करते हैं, ऑफ विच दे आर पार्ट होते हैं, इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला बायो मतलब क्या होगा, लाइफ, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी होती है, इसी को उठा के हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1985 बाय द वाल्टर जी रोजन, यानी वाल्टर जी रोजन के द्वारा क्या गया था, ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और तो एक बार उसमें सोशल में या एचएपी में फर्स्ट ईयर में पूछा गया था, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बायोडाइवर्सिटी के टर्म को देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तुम्हारे पास इंट्रोड्यूस कराने वाले वैज्ञानिक जी रोजन थे 1985 में। अब मेन उद्देश्य बायोडाइवर्सिटी, इनका मतलब बायोडाइवर्सिटी का क्या था, बायोडाइवर्सिटी इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म एट जेनेटिक पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी टर्म को देने वाले वैज्ञानिक थे, लिखा है एडवर्ड विल्सन थे। एडवर्ड विल्सन नामक वैज्ञानिक थे जो जिन्होंने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था, ठीक। ये हो गया। टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास तीन तरह की बायोडाइवर्सिटी होती है जो आपको लिखना पड़ेगा। यदि बायोडाइवर्सिटी आए तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, टाइप। अब मन करेगा तो इन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 1.5 घंटा के अंदर एटलीस्ट पूरा इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, ठीक। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई भी डाउट हो, सर हम हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर इसमें बैक लगता है कि नहीं, भाई देखिए मोस्ट ऑफ द पर्सन को इसका नॉलेज ही नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे हल्के में मत लीजिए प्लीज़। देखिए अपनी लड़ाई कभी भी लड़िए तो हथियार एकदम से शार्प रखिए, ठीक है। कोई भी दुश्मन आए खट्टा से मार के ख़त्म कर दीजिए। किसी को आप सोचेंगे अरे ये तो दुबला पतला वही का मारी, वही मार देगा आपको। इसीलिए तुम्हारे पास रणभूमि में जब भी उतरिए तो अपना तलवार, ठीक है, सब कुछ धारदार होना चाहिए। तो अब कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। अब इसी का मॉर्निंग में हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन भी आएगा। इंग्लिश वर्जन मतलब 2023 का पेपर सोल्यूशन आएगा। कितना टाइमिंग हो रहा है, ठीक है भाई, 10 से ज़्यादा हो गए, नहीं तो अभी करा दिया जाता है, ठीक है। इसको भी करा दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द पर्सन गाँव के वाले सो गए होंगे, टेंशन मत लीजिए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मैनेजमेंट का, ठीक है, ये देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा क्लास है, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन सुबेरे आएगा, ठीक है, हिंदी वर्जन सुबह आएगा, ठीक, मतलब कल आएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। ये होगा। अब इसका पेपर यदि चाहिए भैया, ठीक है, इसका पेपर सॉल्यूशन आप लेके एक बार प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक, और कहीं नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक। और कोई डाउट है तो कोई पूछ सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में लिख सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, राधिका कुमारी, अब सुनिए, देखो, ओके सर जी, अब देखिए ध्यान से सुनिए हमारी बात। अब कहेंगे सर हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं कि नहीं, तो स्टूडेंट के लिए यही पॉइंट लिखा होगा, देखिए साफ ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा
ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन, मतलब ये जो पेपर दिया गया बोथ वर्जन में दिया गया है, चेक करके देखिए न्यूमेरिकल डाटा, ये इंग्लिश वर्जन है और ये सामने हिंदी वर्जन है। पॉइंट समझे, पहला पॉइंट। तो दूसरा क्या लिख रखा है, ठीक है, बोथ वर्जन। इफ देयर इज द एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन दे दिया गया तो इसका ट्रांसलेशन करके तो पीछे लिखा होगा, यस सर लिखा होगा, ठीक है। तो वही जो ट्रांसलेशन करके लिखा गया होगा, मान लेते ट्रांसलेशन में गलती हो रही है, द स्टूडेंट शुड बी आंसर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चेक किया जाएगा, ठीक है, जो करेक्ट आंसर माना जाएगा आपको इंग्लिश वर्जन का ही आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके हिंदी इंग्लिश आप मिक्स लिखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, यदि आप इंग्लिश लिखेंगे तो और सूटेबल रहेगा। नहीं आता तो आप देखिए, नहीं आता तो आज ही मत, प्लीज़ आपसे अनुरोध, हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, ठीक है, कि आज मत चेंज करिएगा कि हम आज से इंग्लिश ही हम लिखेंगे, नहीं, आप जो साल भर पढ़ते आ रहे हैं, प्रिपेयर करते आ रहे हैं, उसको तुरंत सडनली चेंज करेंगे और एग्जाम में एक्सपेरिमेंट के तरीके करेंगे तो ज़िंदगी आपकी एक्सपेरिमेंट कर देगी, भाई बैक लग जाएगा, ठीक। तो जिस भाषा में आपको सूटेबल हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद रखना, कोई भी सेंटेंस लिखिए, ठीक है, कोई भी सेंटेंस लिखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। देखिए साफ साफ क्वेश्चन में ले रखा है कि यदि आप आंसर गलत लिखते हैं, ठीक है, आंसर गलत लिखते हैं तो काट दिया जाएगा, इंग्लिश वर्जन को प्रियोरिटी दी जाएगी। देखो साफ साफ लिखा है, अकॉर्डिंग वर्जन के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास क्या होगा, देखो लिखा है स्टूडेंट शुड बी आंसर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन से उसे काम किया जाएगा, ठीक। तो आपसे अनुरोध है, ठीक, लिखना चाहते तो किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखिएगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ठीक। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप अभी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पर्सन यूपी बोर्ड से ही होंगे, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।